और ज़बरदस्त उससे शॉक पड़ता है। अगर आपने कभी किसी वायर को जिसमें से करंट पास हो रहा था उसको आपने टच कर लिया तो आपको एक शॉक लगता है। व्हाट इज दैट शॉक? वो शॉक है क्या? हमारी जो बॉडी वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? कंडक्टर की तरह। तो समझिए वायर है, वैसे तो रनिंग नहीं है, ऐसा मान लो रनिंग है, ऐसा मान लो क्या है, रनिंग। अब इसमें से करंट बह रहा था, आपने जैसे उसको टच किया तो करंट को एक और पाथ मिल गया ना, रेजिस्टेंस फ्री पाथ, जिसमें वो फ्रीली फ्लो कर सकता है। तो जो अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रैवल कर रहे थे वो कहाँ पर जाने लगेंगे? आपकी बॉडी में। तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की फीलिंग को हम लोग शॉक कहते हैं। वो जो शॉक अपने को लगता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अगर आपको कभी करंट मारा है तो लिटरली वी फील लाइक समथिंग इज कमिंग इनसाइड आवर बॉडी, वायर में से कुछ अपनी बॉडी में आ रहा है। तो जो शॉक की फीलिंग अपने को आती है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो कंडक्टर बोलते किसको है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगला टॉपिक वही है, डोंट वरी। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर आप सब जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिसिटी आप उसको दोगे तो सब एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं और खुद भी करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने लगते हैं। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो कंडक्टर। क्या क्या एग्जांपल है कंडक्टर्स की? सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेटल्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बेटा? मेटल्स। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मालूम है ना, मेटालिक सॉलिड पढ़ चुके हम लोग सॉलिड स्टेट में। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो करंट को अपने अंदर से कैरी करा ले। मेटल्स हो गए अच्छे कंडक्टर की कैटेगरी में, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी हो गई, हम लोग भी एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी से भी पास होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अर्थ, अपना जो अर्थ है, इसको भी एक जाइंट कंडक्टर आप समझ सकते हो, क्योंकि अर्थ के अंदर भी चार्जेस बहुत इजीली चले जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी एनिमल की बॉडी ले लो, वो भी क्या है बेटा? एक अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन, ठीक है ना, वो भी क्या होता है बेटा? अच्छा कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोलाइट समझता है ना, जो पानी में जाके अपने आयंस में टूटे, तो जब वो आयंस में टूटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग होंगे ना, और चार्ज फ्री रहेंगे, फिर वो तो करंट को कैरी करने में हेल्प करेंगे। इसको कंडक्टर बोलते हैं। तो इंसुलेटर किसको बोलते हैं? एक ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वो करंट को कैरी नहीं करेगा, उसमें से करंट पास नहीं होगा। लाइक उसी रनिंग वायर को आप अपने हाथ से पकड़ने की बजाय लकड़ी से पकड़ लो, वुडन मटेरियल से पकड़ लो, तब आपको शॉक लगेगा क्या? तब आपकी बॉडी में करंट आएगा? नहीं, क्योंकि जो वुड है उसमें से करंट पास नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से, उन मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बोलो इंसुलेटर कहते हैं। इनका कंडक्टेंस बहुत कम होता है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें से करंट पास नहीं होता। समझ में अच्छे से? वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, नॉन मेटल्स हो गए, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ नॉन मेटल्स को छोड़कर, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर नॉन मेटल्स, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब, रबर, ये सब कौन से मटेरियल्स होते हैं? इंसुलेटर। कौन से मटेरियल होते हैं? बोल, इंसुलेटिंग मटेरियल। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कभी भी घर पे कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर रहे हो, इधर यू हैव टू वेयर रबर सैंडल्स और चप्पल्स, आपको रबर की चप्पल पहन के वो काम करना चाहिए, और यू शुड स्टैंड ऑन वुडन सरफेस, आपको लकड़ी के सरफेस के ऊपर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब तक क्लोज पाथ नहीं मिलेगा ना करंट को, वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा। अगर आप जमीन पे खड़े हो तो वायर से लेकर जमीन तक आप एक क्लोज पाथ का काम कर रहे हो बीच में, तो करंट आपकी बॉडी में आएगा। समझ। लेकिन अगर आप वुडन सरफेस पे खड़े हो, लकड़ी के मटेरियल पे खड़े हो, या फिर प्लास्टिक के मटेरियल पे खड़े हो, या फिर आपने रबर की चप्पल पहन रखी है, तो आपके और जमीन के बीच में एक इंसुलेटर है ना, तो पाथ ब्रेक हो चुका है। पाथ क्या हो चुका है बेटा? ब्रेक हो चुका है, तो आपको करंट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई भी काम करने का तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन किल यू वेरी इजीली। आप सोच भी नहीं सकते करंट इलेक्ट्रिसिटी लोगों की कितनी आसानी से जान ले सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। इट कैन किल यू वेरी इजी। ये आपके घर का सप्लाई भी आपको मार सकता है, काफी होता है। 250 वोल्ट, खाली 250 वोल्ट आता है अपने घर के सप्लाई में, इससे ज्यादा नहीं आता। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये अपने घर के सप्लाई की वैल्यू होती है इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया। इंडिया का जो सप्लाई है उसका यही वैल्यू होती है एसी करंट का। 250 वोल्ट उसका एवरेज ईएमएफ होता है, ठीक है ना, और 50 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये हर्ट्ज कहाँ से आ गया इसमें सब आपको एसी करंट में समझ में समझा। लेकिन ये 250 वोल्ट, जस्ट 250 वोल्ट, ये भी किसी की जान लेने के लिए काफी होता है, मार सकता है सामने वाले।
तो करंट के साथ जब कुछ भी आप काम कर रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो ज़्यादा हीरो नहीं बनने का। हीरो बनने के चक्कर में आप डेड बॉडी बन जाओगे, रोस्ट हो जाओगे, रोस्टेड। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इलेक्ट्रिसिटी का काम कुछ भी कर रहे हो तो प्रिकॉशन लेने का। सबसे पहले तो अगर बोर्ड के साथ हरकत कर रहे हो तो बटन बंद करो, सबसे पहले स्विच ऑफ करने का, उसके बाद ही बोर्ड के साथ हरकत करने का। अभी जब हम लोग इसको पकड़ते हैं ना, तो कभी कभी कैसा होता है, अपना ये प्लग टूट भी जाता है ना, तो एक साइड का जो मेटल रहता है वो एक्सपोज रहता है, ये साइड का आपने अंदर घुसा दिया और यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, तो मिल गया उसको क्लोज पाथ, वो करंट आपकी बॉडी में आने लगे। बहुत सारे लोग तो 5 रुपया भी 10 रुपया भी उनको महंगा रहता है, ये भी नहीं लगाते, सीधा इससे वो भी बटन चालू रख के। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन जब होता है ना तो कायदे से होता है, एक ही बार में होता है। ये महंगा लगता है, तो आपके घरों में अगर ऐसा वायर का सप्लाई है ना, 5-10 रुपए का आता है, ये प्लास्टिक का मटेरियल, ये 5-10 रुपए का आता है, उससे महंगा नहीं आता। इसको यूज करने का एक इंसुलेशन दे देता है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से? इसको यूज करने का, जब टूट जाए या कहीं से इसका ये मेटल एक्सपोज हो जाए, मैंने बहुत से घरों में देखा है, यहाँ से टूट जाता है ऐसा आधा गिर गिर के। प्लास्टिक ही रहता है ना, नॉर्मल फाइबर रहता है, और जो 5 रुपए वाला आता है वो तो और सस्ता प्लास्टिक रहता है कि नहीं? तो यहाँ से बेसिकली यहीं से टूटता है, वो किनारे से गिर गिर के, तो यहाँ से टूटता है। ये वाला जो एक पार्ट रहता है मेटल का वो एक्सपोज रहता है, लेकिन फिर भी उसको यूज करती रहती पब्लिक। नहीं, टूट जाए तो दूसरा लगाने का, नहीं है तो लगाने का, इसको यूज करने का। समझ रहा है? ये लगा हुआ है तो भी प्लग डालने से पहले बटन को ऑफ करने का, चार्जर लगाने से पहले बटन को ऑफ करने का, पहले बटन ऑफ करने का, ठीक है? बटन ऑफ होने के बावजूद भी अगर यहाँ से सप्लाई आ रहा है, आपको अर्थिंग का करंट का शॉक मार रहा है, या आप टेस्टर अंदर डाल रहे हो, उसकी रेड बत्ती जल रही है, मतलब घर की वायरिंग में कुछ इश्यू है। वायरिंग अच्छे वायरमैन से कराने का, इलेक्ट्रिशियन से। अपने यहाँ हर कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी वायरिंग करने लगता है, कोई भी किधर भी वायरिंग करने लगता है। हाँ, करंट बैक भी फेंकता है, मालूम आपको? बैक करंट भी आता है, बंद स्विच में करंट आएगा, बंद स्विच में करंट आएगा। सोचिए आप सेफ कब है इंसान की, जब बंद स्विच में करंट आ रहा है। तो समझ में आ रहा है? बंद स्विच में करंट आएगा, जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट है ना घर में, उसमें करंट आने लगता है। अब आप इसको छूओगे पंखे को, उसको करंट मार देगा, बंद पंखा छूओगे उसको करंट मार देगा। समझा? तो वायरिंग कभी भी घर में किसी अच्छे इंसान से कराने का, घर के अंदर स्टेबलाइजर, करंट स्टेबलाइजर लगाने का, फ्यूज लगवाने का, कि अगर गलती से किसी को करंट मारता भी है तो फ्यूज अपने आप सर्किट को ब्रेक कर दे, है कि नहीं? आजकल तो एमसीबी सर्किट आने लगे, पूरा पूरा उस फ्लोर का करंट का सप्लाई ब्लॉक हो जाता है अगर करंट नॉर्मल पाथ से कहीं और जाने लगा। अगर आप अपने घर में एमसीबी सर्किट लगवा दोगे ना, तो समझो आप पहले माले पे खड़े थे, पहले माले का पूरा एक साथ कनेक्शन करके एमसीबी से जोड़ दिया गया। अब पहले माले पे आप वायर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और आपकी बॉडी में करंट आने लगा, तो करंट ने एक एबनॉर्मल पाथ ले लिया ना, एक अजीब पाथ ले लिया ना, अपने आप क्या होगा मालूम? एमसीबी सर्किट जो आपने लगाया ना, उसका स्विच गिर जाएगा और पहले माले की पूरी बिजली रुक जाएगी। पहले माले की पूरी, कितनी अच्छी चीज है, सामने वाले की जान जाने से बचा सकती है। सिर्फ आपके हाथ में नहीं, कोई 2 गलत वायर भी टच हुआ ना अगर, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, एमसीबी अपने आप नीचे आ जाती है, अपने आप नीचे गिर जाती है, और पूरे फ्लोर की करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक हो जाती है, कट जाती। फिर आपको मैन्युअली जाकर उसको एमसीबी को उठाना पड़ेगा, जब आप उसको उठाओगे तो ही करंट आएगा, वरना नहीं आएगा। समझ आ रहा है? तो ये सब घर में यूज करने। अपने को लगता है कौन इतना पैसा खर्चा करे, ज्यादा पैसा नहीं खर्चा होता है, खाली वायरमैन को बुलाओ, एक बार का खर्चा होता है, बार बार का खर्चा कहाँ होता है? एक बार कर लो तो फिर तो उसको देखना भी नहीं जब तक वो खराब नहीं हो रहा है तब तक। समझ? करंट के साथ खेलने का नहीं बेटा। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी डेंजरस, इट कैन किल यू वेरी इजीली विद इन मिनट्स, विद इन स्पैन ऑफ टाइम। आपको कुछ मिनटों के अंदर वो आपकी जान ले सकती है, इतनी खतरनाक चीज होती है। समझ आ रहा अच्छे से? ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, हमने देख लिया। यहाँ पर क्यों दिया है सर कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में? देखो, हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे, वी आर नॉट स्टडिंग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है, क्योंकि उसमें चार्जेस क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रुका हुआ है। तो हमको बेसिकली यहाँ पर ये पढ़ना है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन होती है, रुके हुए चार्ज होते हैं किसी कंडक्टर के पास में, कंडक्टर के ऊपर या कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, तब वो कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, वो प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, कौन सी कंडीशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर कैसा बिहेव करता है। तो आपको लास्ट में 5 पॉइंट्स दिए हुए, देख रहे हो, लास्ट में 5 पॉइंट दिए हुए, दैट इज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। देखो पहले पॉइंट से ऊपर आपको मिल जाएगा। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द कंडक्टर्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज।
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या दिया देखो, इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बताया था उस दिन भी जब गॉस थ्योरम समझा रहा था। कंडक्टर के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। लाइक अगर ये कंडक्टर है, इफ दिस इज अ कंडक्टर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी बेटा? जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? बोल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए थे स्फीयर के केस में। स्फीयर के ऊपर निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर के बाहर निकालनी थी और स्फीयर के अंदर निकालनी। तो अंदर कितनी लिखते हैं हम लोग? जीरो लिखते हैं। तो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। मैंने आपको नाम भी बताया था, इसको बोलते क्या? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर कोई चीज कंडक्टर चारों तरफ से कंडक्टर से घिरी हुई है और कंडक्टर के अंदर है, इनक्लोज है, तो बाहर कितना भी ज्यादा चार्ज आ जाए वो चीज उस चार्ज के इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेगी? सेफ रहेगी, बची रहेगी। मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिया था। कौन सी? कार वाली एग्जांपल। अगर कहीं पर लाइटनिंग स्ट्रोक हो रहा है, मतलब बिजली कड़क रही, बिजली गिर रही है, तो अगर आप खुले मैदान में खड़े हो या किसी पेड़ पौधे के नीचे खड़े हो तो आपकी जान को खतरा है, आप उसके असर में आ सकते हो। उस टाइम पर सबसे सेफ तरीका क्या होता है? एक कार के अंदर जाके खुद को बंद कर लो, तो कितनी भी बिजली गिरे, कार के ऊपर गिरेगी ना, अंदर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि कार क्या है? पूरा मेटल का कंडक्टर है ना, वो भी एनक्लोज है, चारों तरफ से कैसे पैक है, और आप अंदर बैठे हो। बाहर कितना भी चार्ज का सप्लाई हो जाए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब आज मैं आपको इसका रीजन बताता हूं ऐसा होता क्यों है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होती है? तो समझिए, कंडक्टर है, ये बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये बाहर से आपने क्या दिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू है ई, इसकी वैल्यू क्या है? बोल, ई। कंडक्टर की खास बात क्या होती है बता? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। जरा ये बाहर की फील्ड का एरो देखो, इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो बाहर की फील्ड है उसका पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा? ए साइड होगा, और नेगेटिव चार्ज ए साइड होगा। अब कंडक्टर के पास बहुत सारे क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस नेगेटिव से क्या होंगे? बोल, रिपेल, और इस पॉजिटिव से क्या होंगे? बोल, अट्रैक्ट। तो जैसे ही कंडक्टर को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो उस कंडक्टर के अंदर मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। कहां शिफ्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा, तो ये साइड इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये साइड कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा या कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है। तो अब कंडक्टर के अंदर देखो, एक साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पे भी क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसी। एरो देख रहे हो? बाहर की फील्ड का एरो देखो, अंदर की फील्ड का एरो देखो, कैसा है? अपोजिट। तो ये बाहर की फील्ड थी जो आपने अप्लाई किया था, और ये अंदर की फील्ड है जो चार्जेस के सेपरेट होने की वजह से बन गई है। और ये भी कम नहीं बनेगी, वो भी कंडक्टर है। बोले यार तेरे को जितना स्ट्रॉन्ग होके आने का है, मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास भी बहुत फ्री चार्ज है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बाहर की फील्ड दोगे ना, कंडक्टर अपने अंदर भी क्या करेगा? बोल, उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू है, ब्लू और ब्लैक, जो आपको फील्ड दिख रही है, बाहर की फील्ड और कंडक्टर के अंदर की फील्ड, दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी, इक्वल। और दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। क्या कर देंगे? दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी? बोल, कैंसिल आउट कर देगी। तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड कितनी रहेगी? जीरो। दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये बात पता तो सबको है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, लेकिन क्यों होती है वो जानना ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब उस दिन मैंने आपको बोला था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो आपके मन में पहला सवाल यही आएगा, ये तो कंडक्टर है, इसके अंदर होनी चाहिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड। सर उल्टा बोल रहे, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएगी। थोड़ा सा आपको ये बात खटक रही होगी उस टाइम पर, अभी उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल गया। कंडक्टर के अंदर ही जीरो रहेगी,
भाई अगर ये इंसुलेटर होता तो इंसुलेटर के बाद फ्री चार्जेस होते हैं क्या? फ्री चार्जेस होते हैं क्या? आप बाहर से फील्ड देते, आप बाहर से क्या देते बोल? फील्ड। अंदर फ्री चार्ज नहीं है तो कुछ चार्जेस का सेपरेशन होगा क्या? नहीं। तो अंदर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फील्ड बनेगी क्या? बनती है, लेकिन बहुत वीक बनती है। कैसी बनती है बोल? वीक। क्यों बनती है, कैसे बनती है, अगला टॉपिक ही वही अपना डाइलेक्ट्रिक के केस में समझाऊंगा मैं। अंदर फील्ड बनती है लेकिन बहुत वीक बनती है। तो बाहर वाली फील्ड स्ट्रांग है और अंदर वाली फील्ड बेचारी गरीब थोड़ी बहुत बन रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट रहेगी, नेट जीरो रहेगी क्या? थोड़ी कम हो जाएगी अलबत्ते। मतलब यहाँ पे अगर 10 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ अंदर 10 की नहीं रहेगी, 9, 8, 7 की रहेगी, कम होगी, लेकिन जीरो होगी क्या? इसीलिए इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कितनी होती है? एग्जैक्टली जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि बाहर की फील्ड जितनी स्ट्रांग रहेगी, अंदर कंडक्टर खुद भी क्या करेगा बोल? उतनी ही स्ट्रांग फील्ड बनाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? जीरो। इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक कंडक्टर को लेते हो एनक्लोज, चारों तरफ से पैक, और उसके अंदर किसी चीज को रखते हो, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर असर डालेगी क्या? नहीं। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो नेक्स्ट पेज पे आपको इसके बारे में समझाया बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर इसका ये मतलब नहीं आपको एक क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, पीछे दिया भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मिला। तो आपको याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसको कहते हैं। देखो किसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? टू प्रोटेक्ट अ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑफ द अदर चार्ज बॉडी नियर इट। कोई एक डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सेंसिटिव, नाजुक, महंगा इंस्ट्रूमेंट है, जिसको मुझे आसपास के चार्ज के असर से बचाना है। भाई चार्ज क्या ही कर लेगा बताओ? चार्ज क्या ही कर लेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। तो मुझे आसपास के चार्जेस से उस इंस्ट्रूमेंट को बचाना है, मतलब किस चीज से बचाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। किससे बचाना है बोल? इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। आगे देख, प्लेस द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को रख दो। कहां पर रख दो? देखो, इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। एक कंडक्टर लो, अंदर से खाली रहेगा हॉलो, और बाकी चारों तरफ से पैक रहेगा। उस इंस्ट्रूमेंट को उसके अंदर रख दो। अब आजू बाजू में कितना भी कम चार्ज हो, कितना भी ज्यादा चार्ज हो, कितनी भी वीक फील्ड हो, कितनी भी स्ट्रांग फील्ड हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? जीरो। देख आगे लिखा है, where E is equals to 0. This is called as electrostatic shielding. ये फिनोमिना क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यूजुअली क्या किया जाता है, मेटल के पतले पतले फॉइल लिए जाते हैं। फॉइल समझते हैं ना? फॉइल पेपर यूज करते हैं ना हम लोग, एल्यूमिनियम का एकदम बारीक फॉइल। ऐसा मेटल के पतले पतले फॉइल लिए जाते हैं, इससे क्लोज कंटेनर बनाया जाता है और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है, ताकि आजू बाजू में कितना भी चार्ज हो वो उसके ऊपर इफेक्ट ना डाले, इंस्ट्रूमेंट पे इफेक्ट ना डाले। देखो क्या दिया, This thin metal foils are used in making the shield. अब दूसरा एग्जांपल क्या दिया देख, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, जब बिजली वगैरह कड़कती है, गिरती है जमीन के ऊपर, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, तो हमेशा ये मशवरा दिया जाता है, टू स्टे इनसाइड द कार, टू स्टे इनसाइड द कार देन नियर अ ट्री इन ओपन ग्राउंड। ओपन खुले मैदान में या किसी पेड़ के आसपास खड़े होने से अच्छा है आप अपनी कार के अंदर ही बैठे रहो। अगर लाइटनिंग हो रही है आप सेफ रहोगे। क्यों सेफ रहोगे? कौन से फिनोमिना की वजह से सेफ रहोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से, ठीक है ना। सिंस द कार एक्ट एज अ शील्ड, कार जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह क्या करेगा बेटा? एक्ट करेगा। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे पेज नंबर 212 जहां पे आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें चौथा क्वेश्चन देखो, दूसरे का चौथा क्वेश्चन, द सेफेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग इज टू बी इनसाइड अ कार, जस्टिफाई। अपने आप को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाने का सबसे सेफ तरीका यह है कि आप अपनी कार के अंदर बैठे रहें चुपचाप, हीरो बन के बाहर ना आए। जस्टिफाई, क्यों ऐसा? कैसे जस्टिफाई करोगे बोलो? इनसाइड अ कंडक्टर देयर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है ना। द कार एक्ट एज एन closed conductor, correct? The electric field inside will be zero. This phenomena is called as electrostatic shielding. Hence, if we stay inside the car, the lightning will not cause any electric field inside the car and we will be safe. अपने ओन वर्ड में इसको आगे पीछे करके लिखने, मुद्दा यही होना चाहिए, मैटर यही होना चाहिए, बाकी लिखो आप कैसा लिखने आप समझ अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, फराडे केज। केज किसको कहते हैं? CAGE केज, पिंजरा, है ना। तो फराडे अंकल ने
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का इस्तेमाल किया, उसी को फराडे केज कहते हैं। क्या होता है फराडे केज? देखो एक फराडे का नाम आ गया ना बेटा अगर कहीं पे, तो वहां पे आगे चल के कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट आने वाला है। माइकल फराडे का अगर कहीं पर नाम आ गया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेट के साथ रिलेट करके स्टडी किया था। आगे देखो, इट इज एन एनक्लोजर, ये क्लोज एनक्लोजर होता है, विच इज यूज्ड टू ब्लॉक द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिव मटेरियल्स। तो एक वही से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसा एनक्लोजर होता है, जिसमें मैं चाहता हूं कि बाहर की फील्ड अंदर की तरफ ना आ सके। आगे देखो, मैग्नेटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। अब हम लोग शील्डिंग कर रहे हैं ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से बल्कि मैग्नेटिक फील्ड से भी, ठीक है ना। आगे देखो, एमआरआई की मशीन देखो, कभी एमआरआई रूम के अंदर आप गए हो, वो रूम दिखने में एकदम अलग सा लगता है, ऐसा लगता है बाहर की दुनिया से उसका कुछ लेना देना ही नहीं, उसको एकदम ब्लॉक, एकदम पैक बनाया जाता है, बाहर की आवाज अंदर नहीं आती, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। आवाज छोड़ो, उसके अगर वॉल्स देखोगे ना आप, वॉल्स, सीलिंग, फ्लोर, वो भी अलग दिखती है, ऐसी नॉर्मल वॉल नहीं होती उसकी। बोले यहीं पे एक काम करो सर, खिड़की विड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो, इधर लगाते EMI की MRI की मशीन, ऐसा नहीं होता। ये पूरी वॉल को, सीलिंग को, फ्लोर को, ये सबको इंसुलेट करना पड़ेगा, ये सबको शील्ड करना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि वो जो MRI की मशीन होती है ना, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, बहुत हाई, 1.5 टेस्ला के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। कितना? 1.5 टेस्ला। टेस्ला याद है? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सोचोगे सर खाली 1.5 तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप टेस्ला यूनिट को इस्तेमाल कर रहे हो तो 1.5 को 1.5 नहीं बोलेंगे, 1.5 को 1.5 ऐसा बोलेंगे। बहुत होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज्यादा होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी होती है। समझ आ रहा है? अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई मेटालिक पार्ट है ना, वो उसको खींच लेगी, इतनी स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक फील्ड। वो समझ में आ रहा है अच्छे से? तो जो MRI की मशीन होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। अगर इसका इंटररिएक्शन बाहर की किसी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के साथ हुआ, तो इट विल कॉज, इंटररिएक्शन की वजह से वहां पर जो प्रोसेस है वो बराबर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको अपने सारे डिवाइसेस जो रेडिएशन एमिट करते हैं उनको बाहर रख के आने के लिए कहा जाता है। आपका मोबाइल फोन, अगर आपने कोई डिजिटल वॉच या मेटल की वॉच पहन रखी है, बाहर रखो। सारा मेटल ऑब्जेक्ट बाहर चाहिए, सारा मेटल ऑब्जेक्ट, आपकी घड़ी, कान का, उंगली में अंगूठी, चेन, सब बाहर। यहाँ तक कि अगर आपने जो कपड़ा पहना उसमें लोहे के बटन है, जैसे शर्ट में लोहे का बटन होता है या लोहे का कुछ ऐसा लेबल लगा रहता है, या जीन्स में जो लोहे की जिप होती है, तो ये सब भी आप पहन के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए ज्यादातर जो लैब वाले होते हैं वो अंदर जाने से पहले आपको एक नॉर्मल कपड़ा देते हो, मरीजों वाला, कॉटन का, बोलते जाओ वॉशरूम में अपना कपड़ा उतारो, इसको पहनो। अंदर आपको बनियान तक नहीं पहनने देते, सब उतारो, इसको पहनो और फिर आओ, और सारा जो भी आपके हाथ पैर में ऊपर से नीचे जो भी आपने ले रखा है सब कुछ बाहर रखो, तब आप अंदर जाएंगे। समझा अच्छे से? तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं। बाहर की फील्ड से अंदर की फील्ड इंटररिएक्ट नहीं करना चाहिए। देखो, MRI scanning rooms are built in such a manner that they prevent the mixing of the external radio frequency signals with the MRI machine। इस तरीके से बनाया जाता है MRI की स्कैनिंग रूम को कि बाहर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, स्पेशली रेडियो वेव्स, क्योंकि रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो किलोमीटर्स में होता है, वो कहीं भी घुस जाती है, उनसे सेफ रखना है अंदर के एनवायरनमेंट को। तो उन रूम्स को इतने अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि बाहर का कुछ भी रेडिएशन अंदर नहीं आना चाहिए। बाकी आप अपने साथ लेके चले गए तो अलग बात है। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कंडक्टर की कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन में कैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है बोल? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है? 0। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे मेरा सब लोग, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, किसकी बेटा? पोटेंशियल V। तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल है ना बेटा, हम लोग मान के चलते अंदर भी सेम उतना ही पोटेंशियल। ठीक है। जैसे हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे स्फीयर वाले, तो स्फीयर के ऊपर चार्ज दिया हुआ था और अपने को बोला था पोटेंशियल निकालो। क्या बोला था बोल? पोटेंशियल निकालो। तो हमने बाहर पोटेंशियल नहीं निकाले थे, हमने स्फीयर के सेंटर पे r डिस्टेंस लेके यहाँ पे पोटेंशियल निकाले, है ना? क्यों? क्योंकि कंडक्टर के केस में जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है, सेम उतना ही पोटेंशियल कहाँ होता है? अंदर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, पोटेंशियल 0 नहीं रहेगा। पोटेंशियल जितना सरफेस पे रहेगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी रहेगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं। तीसरा, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट हैव एनी चार्ज।
अगर कंडक्टर को आपने चार्ज दिया है तो उसको हम लोग हमेशा कैसा मानेंगे कि वो सरफेस पर है। कहाँ है बेटा? सरफेस में। अंदर हॉलो हॉलो स्पेस में हम लोग चार्ज को नहीं मानते। जैसे कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर -4 क्यू चार्ज था और यहाँ पे +2 क्यू चार्ज था, और फिर 4a पर ऐसा एक स्फीयर बना होता है, याद है? तो हमने बोले तो ये चार्ज को नहीं लेंगे क्योंकि वो बाहर है, ये वाले चार्ज को लेंगे। तो आपके मन में सवाल आएगा ये भी तो अंदर है ना, सरफेस पे कहाँ है? और आपने जब गॉस थ्योरम पढ़ाए थे तो उस पर बोले थे सरफेस पे चार्ज होना चाहिए। तो यही तीसरी प्रॉपर्टी है, जब भी किसी कंडक्टर के पास चार्ज होता है तो उसको इंटीरियर में नहीं माना जाता है। अगर इंटीरियर में है भी तो उसको हम लोग कहाँ मान के चलेंगे कि वो सरफेस पर है। कहाँ पर है बेटा? सरफेस पर। यानी कंडक्टर के केस में चार्ज का इफेक्ट हमेशा कहाँ पर फील होगा? सरफेस पर फील होगा। ठीक है ना? तो देखो क्या दिया है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट हैव एनी चार्ज। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट outside a charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point। ये बात भी मैंने आपको बेसिक के लेक्चर में बताया था। जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो वो कंडक्टर के सरफेस को हमेशा कितने डिग्री पर निकलेगी? बोल 90 डिग्री। चाहे उससे निकले चाहे उस पर आए, हमेशा कितने डिग्री पे होगा? ये 90। जैसे अगर ये सर्कल है तो इसमें भी कितने डिग्री पर होना चाहिए? बोल 90 डिग्री पर होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है या किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और वो 90 डिग्री पर नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, एंगल पे आ रही, मतलब ये कंडक्टर है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं आ सकती इसमें, नेवर। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। अगर ये चार्ज पूरे कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? बोल सेम रहेगी। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कहीं पर चार्ज ज्यादा और कहीं पर चार्ज कम है, तब सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये 5 प्रॉपर्टीज होती है कंडक्टर की अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। हेलो हेलो, हाँ बोलो।
सम जीरो नहीं होने देते। इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं कैपेसिटर के अंदर। किसके अंदर? कैपेसिटर। कैसे करते? आगे अभी पढ़ना अपने को, डोंट वरी। पहले डाइलेक्ट्रिक होता क्या समझा? जो अभी आपने डेफिनेशन अंडरलाइन किया वो एक डेफिनेशन थी, आपको एक डेफिनेशन और है वो भी अंडरलाइन करवाता हूं मैं। पहले थोड़ा पढ़ते हैं उसके बारे में। देखो, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेट्स which can be used to store electrical energy। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करने में बेटा? स्टोर करने। अभी ये जो पूरा समझा है ना मैंने आपको, वहां पर भी दिया हुआ है। देखो क्या दिया, देखो, दिस इज बिकॉज, ऐसा होता क्या क्यों है? when such substances are placed in an external field, जब डाइलेक्ट्रिक जैसे मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, क्या होता है? देखो, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट डिस्प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम बात दी हुई है बेटा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइड पर डिस्प्लेस हो जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में डिस्प्लेस करता है कि नहीं? आगे देखेंगे बेटा सब लोग, अपोजिट डायरेक्शन एंड द मॉलिक्यूल डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट। अब पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, तो छोटे से डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा? डाइपोल मोमेंट। उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? बोल, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पी 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 का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अंदर डाइपोल मोमेंट बनने लग गया, ठीक है ना, जो पहले नहीं था। आगे देखेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको बेटा? पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड सच मटेरियल्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन, और जिन मटेरियल्स में पोलराइजेशन हो जाता है उन मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, डाइलेक्ट्रिक। तो ऊपर आपने जो पहली डेफिनेशन अंडरलाइन की वो किसकी थी? डाइलेक्ट्रिक की। अब मैं आपसे जो डेफिनेशन अंडरलाइन करवा रहा हूं वो है पोलराइजेशन की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? बोल, पोलराइजेशन की एक डेफिनेशन और है, पर वो जो है ना वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, मतलब पोलराइजेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, नापा कैसे जाता है, वो डेफिनेशन। ये असल में पोलराइजेशन होता क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। तो कहां से अंडरलाइन करोगे? देखो कहां गए? दिस इज बिकॉज व्हेन सच, हाँ, व्हेन सच सब्सटेंसेस है ना, वहां से अंडरलाइन करेंगे आप। व्हेन सच सब्सटेंस की जगह पर डाइलेक्ट्रिक भी लिख सकते हो, व्हेन डाइलेक्ट्रिक। क्या लिख सकते हो? बोल, व्हेन डाइलेक्ट्रिक। सच सब्सटेंसेस की जगह पर क्या लिख सकते हो? बोल, डाइलेक्ट्रिक। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द मॉलिक्यूल डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सही है? हिंदी में बोले तो जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है और वो छोटा सा डाइपोल बन जाता है, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आने लग जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बोल, पोलराइजेशन। समझा? अब एक और डेफिनेशन दी आपको, और वो भी डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन। ऊपर जो पहली डेफिनेशन अंडरलाइन की वो भी किसकी डेफिनेशन थी? डाइलेक्ट्रिक। अब जो डेफिनेशन अंडरलाइन करने जा रहे हैं वो भी किसकी डेफिनेशन है बेटा? डाइलेक्ट्रिक की। किधर है मालूम? अगला पैराग्राफ देखेंगे, जहां से बोलूंगा वहां से अंडरलाइन करना। In every atom there is a positive charge nucleus and there are negatively charged electrons surrounding it. The negative charge form an electron cloud around the positive charge. These two oppositely charged region have their own center of charge where the effective charge is located. ये सब क्या बता रहा है सर अपने को? मेरे को बता, एटम में इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर रहता है क्या? हर शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं,
तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस एटम का नेगेटिव चार्ज किधर है, तो आप कौन सी एक जगह बताओगे? तो जिस तरीके से हमारी बॉडी का मास पूरी बॉडी में बिखरा होता है, लेकिन जब हम लोगों को बोलना होता है कि मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम लोग एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं ना, क्या कहलाता है वो पॉइंट? सेंटर ऑफ मास। क्या कहलाता है बोल? सेंटर ऑफ मास। इसी तरह एटम के अंदर भी सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में। और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है मालूम? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जिस डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड होता है, उधर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज माना जाता है। जैसे इस साइड पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, घूम घूम के ज्यादा यहाँ पर, इस साइड पर कम है, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ माना जाएगा? ए साइड पर। इन शॉर्ट, एटम के अंदर हम लोग दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर। सेम मॉलिक्यूल्स में भी करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है और एक नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है। आगे देखेंगे, where the effective charge is located. The center of negative charge is the center of mass of negatively charged electron, and that of positive charge is the center of mass of positively charged proton in the nucleus. ये पूरा आपको सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बारे में समझाया। अब देखो, thus dielectrics are insulating materials. यहाँ से अंडरलाइन करो, dielectrics are insulating materials or non-conducting substances which can be polarized. जिसको क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग? पोलराइज मतलब क्या कर सकते हैं? उसका पोलराइजेशन कर सकते हैं, चार्जेस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। which can be polarized, कैसे करोगे पोलराइज? अपने आप पोलराइज हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया, ऐसा कुछ है क्या? क्या करेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना। तो देखो, which can be polarized through small localized displacement of charges by placing them inside the electric field. ये भी आप लिख सकते हो। तो ये भी डेफिनेशन किसकी है बोल? डाइलेक्ट्रिक की। अब बताओ, ऊपर जो डेफिनेशन अंडरलाइन किया और नीचे जो डेफिनेशन अंडरलाइन किया, इन दोनों में ज्यादा अच्छी डेफिनेशन कौन सी? जो नीचे दी गई, क्योंकि इधर पोलराइजेशन और चार्जेस के डिस्प्लेसमेंट की भी बात की थी। याद करने को ऊपर वाली इजी है, छोटी सी है ना वो, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सेकंड डेफिनेशन को लिखते, तो चाहिए तो उस पर स्टार मार्क कर दो। इफ इन केस आपको सेकंड डेफिनेशन नहीं याद आ रही है, तो एटलीस्ट इतना तो लिख देना, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, खत्म। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ। अब कुछ एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक्स की, तो आपको कुछ क्या बहुत सारे एग्जांपल दिया, देखो फॉर एग्जांपल ग्लास, कांच, वैक्स होता है ना, वैक्स मोम जैसा मटेरियल होता है, देख, ठीक है ना, वो बाल वाला वैक्स नहीं रहे, मोम जैसा एक मटेरियल आता है उसको वैक्स कहते हैं, ठीक है ना। मोमबत्ती देखे हो वैसा मटेरियल, उसको वैक्स कहते हैं, ठीक है ना। ग्लास, वैक्स, वाटर, पानी, है ना, वुड, लकड़ी, माइका लगता है ना, माइका की शीट, ठीक है, माइका की शीट ये बेंच पे रखते, ठीक है ना। माइका, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब किसकी एग्जांपल है बोल? डाइलेक्ट्रिक। तो अगर आपसे पूछा डिफाइन डाइलेक्ट्रिक, तो डेफिनेशन लिखने का साथ में 2-3 एग्जांपल लिख देने। क्या बोला समझा अच्छे से रे? क्या बोला समझा अच्छे से? अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक की टाइप्स, बोर्ड पे ध्यान दो। डाइलेक्ट्रिक की टाइप्स, तो बेटा 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं बोल? 2। एक होते हैं पोलार डाइलेक्ट्रिक, एक होते हैं पोलार डाइलेक्ट्रिक, और एक होते हैं नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक। केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में हम लोग 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। कौन कौन से? पोलार मॉलिक्यूल और नॉन पोलार में। तो यूजुअली जो पोलार मॉलिक्यूल होते हैं ना, वही पोलार डाइलेक्ट्रिक बनाते हैं, और जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने 2 नॉन मेटल ले रहा हूँ, मतलब नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस ले रहा हूँ। पहला H2O और दूसरा है CO2। H2O और CO2। H2O को हम लोग इंसुलेटर की कैटेगरी में डालते हैं। H2O को हम लोग इंसुलेटर की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और करेगा भी तो बहुत माइन्यूट। सब मेरे घर के पानी से तो करंट पास हो जाता है, इट इज नॉट प्योर। उसमें बहुत सारे मिनरल्स एडेड है, बहुत सारे चार्ज है उसके अंदर, और इतना ज्यादा चार्ज है तो करंट कैरी करेगा ही वो। जो प्योर वाटर होता है, प्योर H2O, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उसमें से करंट पास नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत माइन्यूट। किस वजह से होगा मालूम? ऑटो आयोनाइजेशन की वजह से। किस वजह से? ऑटो आयोनाइजेशन। सर ये ऑटो आयोनाइजेशन क्या है? केमिस्ट्री का फंड है। पानी के अंदर जब आप किसी और इलेक्ट्रोलाइट को डालते हो, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको आपने ऐड किया है, वो अपने आयंस में टूट जाता है। वो क्या हो जाता है बोल? अपने आयंस में टूट जाता है। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते बोल? आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर पानी के अंदर आपने कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाले ना, तो पानी फुकट नहीं बैठता है, नुस्ता नहीं बैठता है, उसको बहुत चर्बी है, खुद ही का आयोनाइजेशन करने लगता है। अपने अंदर ही कहीं थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े, बहुत माइन्यूट H2O के मॉलिक्यूल्स लेता है और उसको 2 आयन में तोड़ देता है, H+ और OH-। तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। बोले कुछ नहीं तो लाओ अपने आप का ही आयोनाइजेशन।
मतलब वाटर को आयोनाइजेशन करना है, चुप नहीं बैठना, उसको तुम्हारी तरह काहिल नहीं है, उसको अपना काम करना है, आयनाइजेशन करना, तो इसको ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये जो आयन बनेंगे ज्यादा बनेंगे क्या, बहुत कम क्वांटिटी में। इन्हीं आयंस की वजह से पानी से थोड़ा बहुत चार्ज कैरी हो जाता, करंट कैरी हो जाता, अदरवाइज वाटर इज ट्रीटेड एज एन इंसुलेटर। तो डाइलेक्ट्रिक भी कौन से मटेरियल होते हैं बता, बोल इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। तो मैंने आपके सामने दो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लिया है, कौन कौन से बोल, H2O और CO2। क्या क्या बेटा, H2O और चल CO2 तो गैस है, तो रहने देना गैस। करना क्या है, इसको खाली डाइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज करना है। तो जहां पर उसको डाइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज करें वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देंगे, बस वो करेगा अपना काम। अब अगर इसका केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर देखोगे आप, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, करेक्ट है। अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है, जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन के मामले में जितना गरीब उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन से गरीब पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं, भले से आपको गरीब दिख रहा है लेकिन हरकतें भी सबसे ज्यादा यही करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुने हो, इतना सा है, एक इलेक्ट्रॉन वाला है, लेकिन जब इफेक्ट करता है ना तो बाकी सारे एटम को पीछे छोड़ देते हैं। बोले ना गरीब को सोने दो, उसको जगाओ मत, वो जाग गया तो अल्लू अर्जुन बन जाएगा समझ में आ रहा है। इधर देखो, तो हाइड्रोजन से गरीब पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है, एक अच्छी इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन कैसा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना। बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको किसकी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर भाग गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसीलिए H2O को हम लोग कैसा मॉलिक्यूल कहते हैं, पोलर। कैसा मॉलिक्यूल कहते हैं बोल, पोलर। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट कैसी है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये बोलता है तेरे पास 6 तो मेरे पास भी 4 है, टक्कर में अपन दोनों, फूल में लेना नहीं मेरे को, गरीब गरीब हाइड्रोजन समझ के रखा है क्या ऐसा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बीचों बीच में रहते हैं, दे आर नीदर शिफ्टेड टू ऑक्सीजन नॉट शिफ्टेड टू कार्बन। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर ना ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ना कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से क्या बोल रहे हो। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया बोल, एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया बोल नॉन पोलर, एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जब इसको एक डाइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज करोगे ना तो ये क्या कहलाएगा बोल, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और इसको जब डाइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज करोगे तो ये क्या कहलाएगा बोल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। असल में फंडा क्या होता है मालूम, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं ना, पोलर डाइलेक्ट्रिक, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दो टर्म बता रहा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज या सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है, दो अलग अलग जगह पर आता है। कहां पर आता है बोल, दो अलग अलग जगह पर आता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं HCl की, किसकी एग्जांपल लेते हैं बेटा, HCl। अब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। पता ना पूरे पीरियोडिक टेबल में हेलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई एटम नहीं। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, कौन, फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, पता चला क्लोरीन बोल दिए, क्लोरीन के बाद बाजू में आओ ऑक्सीजन, और फिर वापस से हेलोजन में आ गए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब, ठीक है ना। तो इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खसक के आ जाएगा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब आप ही मुझे बताओ, जब मैं आपको बोलूंगा कि HCl का नेगेटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज किधर है, क्लोरीन की साइड है या हाइड्रोजन की साइड है, ज्यादा नेगेटिविटी क्लोरीन की तरफ है ना, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी उसका किधर आएगा, क्लोरीन। लाइक आपकी ये बॉडी है, अगर आपकी बॉडी का ज्यादा मास अपर बॉडी में, पेट ऐसा निकला हुआ है, चेस्ट ऐसा, और ये ऐसा मुर्गी की टांग की माफी रहते हैं ऐसे लोग, आप देखे रहेंगे, पैर इतने पतले पतले, स्पेशली जिम में रहते हैं, जो लेग डे करते ही नहीं है, लेग डे स्किप कर देते हैं। जिम में सबसे भारी लेग डे पड़ता है, चल नहीं पाता ना इंसान, से चल तो लेगा एक बार, बैठ नहीं पाता है बैठने की दिक्कत हो जाती है, पैर फोल्ड नहीं होता है ना, तो अपने गोवंडी वाले लेग डे स्किप कर देते हैं। उन लोग को लेग डे नाम की कोई चीज ही नहीं होती, इसलिए अपने गोवंडी में जितनी भी जिम है ना, उसमें बाकी सब चीजों के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, लेग का एक आध दो इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा रहता है लेग का, क्योंकि कोई मारता ही नहीं है, तो रख के चलाने का क्या।
समझ रहे? तो उन लोग की अपर बॉडी आप लोग देखो ऐसा झंड एकदम ऐसा, चेस्ट ऐसा फैली हुई है, पेट ऐसा, बाइसेप ऐसा, और लेग देखोगे दो पैरेलल लाइन दो पैरेलल लाइन। तब किसी इंसान का बॉडी का ज्यादा मास अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में कम मास है, तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा बोल? अपर बॉडी के साइड आएगा, लोअर बॉडी के साइड नहीं। उसका सेंटर ऑफ मास घुटने पे आएगा क्या? अपर बॉडी में ही आएगा। कहाँ आने वाला है बोल? अब भाई इसका पूरा नेगेटिव चार्ज क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जब आप इसका सेंटर, ध्यान से देखा, जब आप इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज निकालोगे ना तो क्लोरीन की साइड आएगा, राइट साइड, और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा बोल? हाइड्रोजन। कोइंसाइड कर रहा है क्या दोनों? कोइंसाइड कर रहा है क्या दोनों? नहीं। कैसे रे? सेपरेट, अलग अलग। तो ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक होगा? पोलर। एक और एग्जांपल देख, वाटर की एग्जांपल देख। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन सारा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा बोल? पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो इधर रहेगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? यहाँ या यहाँ? ना यहाँ ना यहाँ, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा यहाँ, ये इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें भी जब आप देख रहे हो तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर है। कोइंसाइड कर रहा है क्या? नहीं। तो ये भी कौन सा डाइलेक्ट्रिक है? पोलर। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन कैसे करने का आप लोग कैसे लिखते हैं मालूम? अ डाइलेक्ट्रिक व्हिच इज अ पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। 0 मार्क्स। केमिस्ट्री का पेपर नहीं चल रहा है। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? इट इज अ डाइलेक्ट्रिक इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है, उस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं बोल? पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर किसको बोलेंगे बोल? जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा बेटा बोल? कोइंसाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पर समझो H2O ले लिया मैंने, क्या ले लिया बेटा? H2 सॉरी H2O बोले, H2 दो हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इधर ध्यान से देख, एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों ने आपस में बना रखा है बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये वाले हाइड्रोजन की तरफ रहेगा, ये वाले हाइड्रोजन की तरफ कहीं रहेगा। कहाँ रहेगा बोल? सेंटर में। तो इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज किधर है? देख यहीं पे है। न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन के पास भी है, न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन के पास भी। तो जब दोनों का सेंटर निकालोगे तो कहां पर आएगा? यहाँ पे कहीं आएगा ना। तो कुछ नोटिस कर रहे हो? सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलना कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? कोइंसाइड कर रहा है। तो इसको देख, जैसा इसको ऐसे दिखा रहा था ना, इसको ऐसे दिखाते हैं गोल बनाने का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक हो गया बोल? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। कौन सा डाइलेक्ट्रिक हो गया बोल? नॉन पोलर। एक और एग्जांपल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर है? कार्बन की साइड या ऑक्सीजन की साइड? ना कार्बन ना ऑक्सीजन, बीचों बीच में। तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों का सेंटर कहाँ पर आएगा? देख यहाँ पर आएगा सेंटर दोनों के। न्यूक्लियस किसके किसके पास है? ऑक्सीजन के पास भी है, कार्बन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है। इन तीनों का भी सेंटर निकालोगे तो यहीं पर आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर क्या कर रहा है बेटा? कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक हुआ बोल? नॉन पोलर। How will you define non-polar dialectric? Dialectric in which center of positive charges and center of negative charges coincide with each other is called as non-polar dialectric. समझा रे? समझा? अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, डायग्राम को देखना और देखकर बताना। पहले तो मैं आपको ये बता दूं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को और पोलर डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है पोलर डाइलेक्ट्रिक का, ऐसे दिखाते, बार बार देखना, ऐसे दिखा रहा हूँ। एक कैप्सूल बनाने का, उसके एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? पोलर डाइलेक्ट्रिक का। और ये रिप्रेजेंटेशन है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। एक टैबलेट बनाने का, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये टैबलेट से दिखाते हैं, कैप्सूल से दिखाते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आएगा, इसमें पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, इन दोनों में कौन एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल पता है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस। तो कौन है जो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा? पोलर डायपोल। ये बिहेव करता है टाइनी डायपोल की तरह। किसकी तरह बोल? टाइनी, छोटे से इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ये करेगा क्या डायपोल की तरह बिहेव? नहीं। अच्छा, ये टाइनी डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये टाइनी डायपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो कौन से डाइलेक्ट्रिक के केस में डाइलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट रहेगा? डायपोल मोमेंट किसमें रहेगा? पोलर में या नॉन पोलर में? भाई डायपोल ये है तो डायपोल मोमेंट भी इधर ही रहेगा ना। तो इसके केस में डायपोल मोमेंट जीरो जीरो नहीं होता, इसके केस में डायपोल मोमेंट जीरो होता है। यहां तक समझ रहे?
यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, तो इसके केस में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। कौन सा डायरेक्शन में रहेगा बोल? नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट रहेगा। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में, HCl के मॉलिक्यूल में आपको कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। कल एक क्वेश्चन भी किए थे, 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इतना है, स्मॉल पी से लिए थे, याद है? तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? डिफाइन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड गिव इट्स एग्जांपल, डिफाइन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, गिव इट्स एग्जांपल, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक दो बार बोर्ड में एमसीक्यू आया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। 4 ऑप्शन दिए, कौन पोलर है वो पहचानना है। H2, CO2, CH4, H2O, कौन सा पोलर है? H2O। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो देख के पहचानना रहता है। तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक में क्या करेंगे, पोलर नॉन पोलर दोनों का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे, दोनों का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे और दोनों की एग्जांपल अंडरलाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को जरा डिस्टिंग्विश के पॉइंट बता दो। यहाँ बोल बोल बोल, कौन कोइंसाइड करेगा? मैं। कौन कोइंसाइड करेगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। और बोलो, और बोलो। It behaves as a tiny dipole. It does not behave as a tiny dipole. It has got dipole moment. It does not have dipole moment. Example, example. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आया डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, लिख लेंगे, 2 मार्क्स का आएगा, उससे ज्यादा का नहीं है। लिख लेंगे बेटा। इज इट वेरी मच क्लियर? चलो डेफिनेशन अंडरलाइन करो। पोलर डाइलेक्ट्रिक हेडिंग देखिए, a molecule in which the center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge. करो अंडरलाइन। a molecule in which center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge. अंडरलाइन कर लिया बेटा। एक इसकी डेफिनेशन हो गई बोल, पोलर डाइलेक्ट्रिक की। किसकी डेफिनेशन हो गई बेटा? पोलर डाइलेक्ट्रिक की हो गई। अभी उसके बाद ये लास्ट लाइन में ये अंडरलाइन करो, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ कूलम मीटर। पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमेशा थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट मतलब कौन रहे? P, ये हमेशा रहता ही रहता है। कौन से ऑर्डर का? 10⁻³ कूलम मीटर। अब उसके बाद सीधा एग्जांपल अंडरलाइन करेंगे और नीचे डाइलेक्ट्रिक लाइक HCl, वाटर, अल्कोहल, NH3 कर लिए। HCl, वाटर, अल्कोहल, NH3, 4 एग्जांपल दिया आपको किसकी? पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अभी देखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आए नीचे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे आए बेटा, क्या लिखा है देखो, a molecule in which the center of mass of the positive charge coincide with the center of mass of the negative charge is called as a non polar molecule। लिखने से अच्छा डाइलेक्ट्रिक लिखो, ठीक है ना। तो ये हो गई उसकी बेटा डेफिनेशन, ये क्या हो गई उसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद सीधा इस पे आओ, दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। आगे लिखा है नॉर्मल स्टेट। ऐसा क्यों लिखा है सर? अभी आगे देखोगे आप कौन से स्टेट में डाइपोल मोमेंट आ जाता है। दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, CO2, बेंजीन, मीथेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब किसकी एग्जांपल है बोल? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो क्या क्या याद रखना है आपको? डेफिनेशन, किसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, किसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, और एग्जांपल। तो पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक समझ गया बेटा? पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक समझ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बता रहा था कि जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके जो चार्जेस है वो क्या होने लगते हैं बोल? डिस्प्लेस होने लगते हैं और उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आने लगता है। क्या कहलाता है प्रोसेस? पोलराइजेशन। तो अब उसी पोलराइजेशन को हम लोग अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। पहले क्या पढ़ेंगे मालूम हम लोग? पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और फिर पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो 2 टॉपिक लाइंस है, पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। आपको थ्योरी पूछ सकता है, एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक या फिर एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। चालू करूं? तैयार हो? डाइलेक्ट्रिक समझ गया ना? सब बोर्ड पर देखेंगे। पहले क्या देख रहे बेटा हम लोग? बात करने नहीं बोला रे ये लोग, इधर देखो। अरे उसमें लौंग है क्या रे? शक्कर वाले डब्बे में शक्कर वाला डब्बा ही नहीं दिख रहा मेरे को, गायब हो जाता है सब। क्लास में से सब कुछ गायब है।
बहुत तेज गला दुख रहा है भाई, जल्दी क्या तो भाग के जल्दी। हाँ, यही बाजू में दुकान से ना 2 रुपए 5 रुपए जितने का देगा उतने का लिया। हाँ तो क्या 1 किलो लौंग खाओ। आने वाली और 10 बैचेस तब तक काम करेगा, है ना। ये जल्दी आ रहे। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। ए पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर को कैसे दिखाते थे, सिंबल क्या उसका ये। तो समझो हमने डाइलेक्ट्रिक का बात मत करें, हमने डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा स्लैब लिया है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे। ये तो है बे, अंधा बिंदा है क्या। हाँ पढ़ाई नहीं देते हो। यस तो मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा स्लैब लिया, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना। ऐसे क्यों दिखाते हैं आपको भी पता है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बोल, कोइंसाइड, ठीक है। तुम लोग ना नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन को भी इससे दिखाते हो, पता नहीं क्यों, मतलब तुम लोग को लगता है डाइलेक्ट्रिक आएगा तो ऐसे ही दिखाएगा, थोड़ा सा अक्कल इस्तेमाल करने का। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो उसको ऐसा दिखाएं, हाँ बाद में ये भी ऐसे ही बनने वाला है और दिखाएंगे ऐसे। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बाहर, नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी उसकी वैल्यू 0 है। डाइपोल मोमेंट है क्या इधर, नेगेटिव पॉजिटिव अलग है क्या, नहीं, तो डाइपोल मोमेंट भी कितना है रे, तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर कितना है बेटा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं। अब मैंने क्या किया, देख इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आया, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, दिख रहा है। क्या करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बता, इधर ध्यान से देखना। पहले जो एटम ऐसा था, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो को देखो, मतलब इस फील्ड का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा, ये साइड पर, और नेगेटिव चार्ज इस साइड पर। ये दिखाने की जरूरत नहीं होती है डायग्राम में, ये मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, उधर डिस्प्लेस करेगा, है ना, और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव क्या करेगा, इधर डिस्प्लेस करेगा। इन शॉर्ट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस, ध्यान से सुन क्या बोला, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस along the direction of electric field, along the direction of, उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, and the center of negative charge is displaced opposite to the direction of electric field। समझ रहे, तो अब ये कैसा दिखने लगेगा देख, तो अब ये टैबलेट से कैप्सूल बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर डिस्प्लेस हो गया, नेगेटिव चार्ज देख, पहले ऐसा था ये, अभी ऐसा हो गया। तो तुम लोग शुरुआत में ऐसा बना देते, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी तो ऐसा रहेगा, सारे के सारे ऐसी बन जाएंगे, नहीं सब ऐसी बन जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो चुका है बेटा, डिस्प्लेस हो चुका है। तो अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगा देख, एक टाइनी डाइपोल की तरह, और अगर ये डाइपोल की तरह बिहेव करा तो इसके पास क्या आएगा बोल, डाइपोल मोमेंट आएगा। क्या आएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये आ गया इसके पास डाइपोल मोमेंट। खाली एक मॉलिक्यूल के पास आएगा बोल, बोलना सबके पास आया। किसकी डायरेक्शन में आया देख डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में आया बोल। तब जब इसका टोटल डाइपोल मोमेंट निकालोगे नेट 0 आएगा क्या, ये सबका डाइपोल मोमेंट क्या होकर आएगा रे, ऐड होकर के आएगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आने वाला। ये हो गया आपका पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, खत्म हो गया, फिनिश, इतना ही समझाना। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the non-polar dielectric, center of positive and negative charges of all the molecule coincide with each other, hence there is no dipole moment and dipole moment is 0. When we apply external electric field to this non-polar dielectric, all the center of positive charge get displaced along the direction of, एक ये चीजें लिखने की होती है समझो, along the direction of electric field, and the center of negative charge of all the molecule is displaced opposite to the direction of electric field. Now the molecules start behaving as a tiny dipole. All the molecule get, या फिर all the molecules have induced dipole moment into it along the direction of electric field. Dipole moment का direction दिख रहा है,
and the net dipole moment will be the dipole moment of all the molecules sum up together. Hence there is dipole moment induced in the dielectric. This process is called as polarization of non-polarization. क्यों बोले polarization? पहले dipole moment नहीं था, अब dipole moment आ गया है, dipole moment दिए इसलिए इसको polarization बोलते हैं. समझा रे? ये हो गया आपका पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक. अभी किसकी बारी? पोलराइजेशन ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक. पहले ये देख लो टेक्स्ट बुक में कहां दिया ताकि घर पे आके रीड करने में तुमको आसानी हो. पेज नंबर 201 ऊपर हेडिंग है पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड. मिला? और नीचे ये दोनों डायग्राम आपको मिल जाएगा. सर सेम नहीं है तो वैसा बनाना, वैसा बना, ऐसा बनाना, ऐसा बना. मेरे को ज्यादा इजी ये लगता है तो मैं ऐसा बना. तुम लोग को वैसा बनाने का वैसा बनाओ. दोनों डायग्राम बना हुआ है. देख पहले वाला डायग्राम बना है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, और फिर वाला डायग्राम बना है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों डायग्राम के नीचे आपको मिल जाएगा. देख a non-polar dielectric material in absence of electric field, a non-polar dielectric material in the presence of electric field. तो ये पूरा रीड कर लेना, वहां पे वही दिया हुआ है. आपको आ सकता है क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स की थ्योरी में. एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन-पोलर डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आ रहा है? अभी क्या स्टार्ट करें हम लोग. देख पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक. तो आप कौन सा डाइलेक्ट्रिक ले रहे बोल? मुझे बताना पोलर डाइलेक्ट्रिक में पहले से डाइपोल मोमेंट रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना, पहले से डाइपोल मोमेंट रहेगा. तो देख एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को ऐसा दिखाते क्या? पोलर डाइलेक्ट्रिक को पहले से कैसे दिखाते हैं? ऐसा दिखाते हैं. तो ये इसके मॉलिक्यूल्स है ना, ये इसके क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स. ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव. पोलर डाइलेक्ट्रिक को पहले से ऐसा दिखाते हैं, है ना. तो इधर डाइपोल मोमेंट है या नहीं? तो डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा? इधर 0 रहेगा क्या? नहीं 0 रहेगा. नहीं, इधर नेट डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा. अभी नहीं. एक पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल मोमेंट कितना आता है? कौन सा डाइपोल मोमेंट? नेट. चलो इससे कैसे इतना सारा डाइपोल मोमेंट है तो सब ऐड होगा ना. थोड़ा सा अपना अक्ल इस्तेमाल करो. वो कौन सी चीज है, वो कौन सी एक्सटर्नल एजेंसीज है जिसने इन सारे मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन में अलाइन कर रखा है? कुछ है ही नहीं. तो ये सब के सब एक डायरेक्शन में कैसे अलाइन हो गए? वो मॉलिक्यूल्स है भाई, फुल्ली वाइब्रेट करते रहते इधर उधर रैंडमली, यहाँ वहां, है कि नहीं. तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्मल एजिटेशन की वजह से. अब ये थर्मल एजिटेशन क्या होता है? एजिटेशन मतलब रैंडम मोशन, थर्मल मतलब हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से. तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होने की वजह से उनको टेम्परेचर मिल रहा है, मतलब हीट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना. और जहां टेम्परेचर है वहां मॉलिक्यूल्स में मोशन है. किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हुआ. टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल्स के मोशन पर, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी पर, आरएमएस स्पीड पर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसी पर डिपेंड करता है टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उतनी ज्यादा रहेगी. तो भाई इधर टेम्परेचर है ना, आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, मतलब टेम्परेचर है ना, तो मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी रहेगी. ये किस में रहेंगे बोल? रैंडम मोशन में. इसी को हम लोग थर्मल एजिटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं बोल? थर्मल एजिटेशन. ये सब एकदम रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, ऐसे अलाइन नहीं रहेंगे. इतना शरीफ कोई नहीं होता कि क्लास में टीचर भी ना और सब एकदम अलिफ में बैठे रहे बोर्ड की तरफ मुंह करके. सब रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है ना. तो थर्मल एजिटेशन की वजह से इनका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा बेटा? बता. रैंडम रहेगा, कंप्लीटली रैंडम रहेगा. आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सा डाइपोल कैसा रहने वाला है. किसकी वजह से ऐसा हो रहा है बता? बोलना रे. थर्मल एजिटेशन. क्या बोला मैंने? वर्ड क्या बोला? थर्मल एजिटेशन. टेक्स्ट बुक में सेम वर्ड मेंशन है, डोंट वरी, पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा. सब बोर्ड पर देखो. इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा, 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 इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा. तो अगर इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो पूरे स्लाइड में आपको कहीं ना कहीं कोई तो एक ऐसा मॉलिक्यूल दिखेगा जिसका डाइपोल मोमेंट उल्टा रहेगा. तो इसका डाइपोल मोमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट. अगर इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं उल्टा डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा. तो सारे डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे. तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? ये फंडा है, यहाँ पर थोड़ा याद रखने वाला. तो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों का ही नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है. क्यों समझा? इसका 0 तो समझ में आता है. इसका 0 कहां से आया समझा? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑल द डाइपोल मॉलिक्यूल्स, टाइनी डाइपोल मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, hence their dipole moments cancel out each other and the net dipole moment comes out to be 0. सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना. Now what happens when we apply electric field? उसके बाद का प्रोसेस पूरा सेम.
जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे ये सारा का सारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में आ जाएगा। और एल्स वी कैन राइट डाउन ऑल द डायपोल मोमेंट गेट अलाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आ रहे तेरे ऐसे वैसे कैसे भी ओरिएंटेड थे, ये सब के सब किसके डायरेक्शन में आ जाते बोल, किसकी डायरेक्शन में आ जाते, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सारे के सारे डायपोल्स जो है वो रैंडम ओरिएंटेशन की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ क्या हो जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं। क्या कर जाते बोल, अलाइन कर जाते हैं। अब यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा क्या बोल, नहीं। सबका डायपोल मोमेंट अब रैंडमली ओरिएंटेड नहीं है। कैसा है रे बोल, कैसा है बोल, कैसा है, सबका डायपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है क्या, नहीं, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, सबका ऐड अप होके आएगा। तो यहाँ पर जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो नहीं रहेगी, नेट डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये हो गया आपका पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। समझ में आया अच्छे से, पक्का कि कहां पर दिया है सर, तो उसी पेज पे 201 पे नीचे हेडिंग है पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, वहां से चालू किया है। नेक्स्ट पेज पर आओ, पहला वाला डायग्राम देख, रैंडम ओरिएंटेशन मिला एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। दूसरा वाला डायग्राम देख, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको एकदम अच्छे से समझा। तो यहाँ पर आपके दो टॉपिक हो गए, कौन से दो टॉपिक, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब मैंने नेक्स्ट हेडिंग क्या लिख रखा है देख, पोलराइजेशन। अब क्या लिखा मैंने देख, पोलराइज। ये जो प्रोसेस दिख रहा है आपको कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही सब लोग चुपचाप एक डायरेक्शन में आ गए हैं और उसके पास डायपोल मोमेंट आ गया। क्या आ गया बोल, डायपोल मोमेंट आ गया। तो प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट आएगा मतलब पोलराइजेशन उतना ज्यादा हो, और जितना कम डायपोल मोमेंट आएगा मतलब पोलराइजेशन उतना कम हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कितना पोलराइजेशन हुआ है तो आप उसको कैसे नापोगे, सर बहुत ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, वैल्यू बता कितना ज्यादा हुआ। तो पोलराइजेशन को नापा कैसे जाता है, बिल्कुल सिंपल है। पोलराइजेशन को कैसे नापा जाता है, देख, पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक ये बराबर होता है, ध्यान से सुनना, ये बराबर होता है नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस इन द डाइलेक्ट्रिक, नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस इन द डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पहले एक मैंने आपको पोलराइजेशन की डेफिनेशन अंडरलाइन किया, when dielectrics are placed inside the electric field the positive and negative charge get displaced in the opposite direction, है ना, and it induces a dipole moment in it, this is called as polarization। ये मैंने आपको एक पोलराइजेशन का डेफिनेशन अंडरलाइन करके दिया था। अब एक दूसरा डेफिनेशन है पोलराइजेशन, कैसे निकालते हैं पोलराइजेशन को, क्या होता है पोलराइजेशन, इट इज अ रेशियो ऑफ, दिख रहा है, ध्यान दे, इट इज अ रेशियो ऑफ नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक टू वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। समझा, तो कहां है डेफिनेशन, पेज नंबर 202, वो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 लिखा है, उसके नीचे तीसरा वाला पैराग्राफ देखो, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मिला, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। किससे दिखाते हैं उसको बोल, कैपिटल P से। एक या दो बार बोर्ड में आया है, डिफाइन पोलराइजेशन, डिफाइन पोलराइजेशन एंड गिव इट्स यूनिट या फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है इसका, अरे समझा रे, समझ में आया सबको अच्छे से। तो ये हो गया आपका पोलराइजेशन का फॉर्मूला। यूनिट क्या रहेगा इसका, सोचो, व्हाट विल बी इट्स यूनिट, एसआई यूनिट। ऊपर क्या है रे, ऊपर क्या है, देख ऊपर क्या है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है रे, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, मीटर से क्यूब कैंसिल स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या आ रहा है बोल, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। ठीक है। अब एक और चीज, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं आपको, एक नया टर्म, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। मुझे बताना ये पोलराइजेशन कितना ज्यादा होगा, ये चीज किस पर डिपेंड करती है। वेरी गुड, तेज बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। भाई पोलराइजेशन कराया किसने, पोलराइजेशन कराया किसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो आप बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे पोलराइजेशन भी उतना ज्यादा होगा। सिंपल है या नहीं, आप बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे पोलराइजेशन भी उतना ज्यादा होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सब लोग ध्यान से देखना, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर विल बी द पोलराइजेशन, वीकर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेस विल बी द पोलराइजेशन। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना पोलराइजेशन, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम पोलराइजेशन। तो आई कैन राइट डाउन पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो क्या आता है, इज इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको दिखाते हैं काय ई से, किससे दिखाते बोल, काय ई, काय सिंपल याद है, काय
है ना। तो इधर नीचे से छोटा सा ई लिखने का, ये सिंबल का नाम है काय। इसको कहते क्या है वो सुनो, इसको कहते क्या है सुनो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते बोल, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, क्या कहते बेटा इसको, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये सारे टर्म आपको मैग्नेटिक मटेरियल में आने वाले। इधर आप पोलराइजेशन पढ़ रहे हो, उधर आप पढ़ोगे मैग्नेटिक पोलराइजेशन। इसका फॉर्मूला नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। इधर पे आप पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, वहां पे आप पढ़ोगे पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर काय ई आ रहा है, वहां पर काय एम आता है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, उसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पूरा कॉपी पेस्ट, खाली जो जो इलेक्ट्रिक है वो मैग्नेटिक होते हैं। तो सब रिपीट होने वाला, बहुत ध्यान से देखो मैग्नेटिक के अंदर। ठीक है, तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर पोलराइजेशन। अब ये काय ई एक कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल के लिए फिक्स होता है, हर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। बस एक के लिए आप याद रखो, वैक्यूम के लिए फ्री स्पेस के लिए काय ई 0 होता है। फ्री स्पेस के लिए काय ई कितना होता है बोल, 0 होता है। वैक्यूम का काय ई कितना होता है बेटा, 0। ससेप्टिबिलिटी 0 होता है। ये समझा अच्छे से। तो उसी पेज के आखिर में आपको ये पूरा भी दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको। मिला बेटा सबको, मिला। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पोलराइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। मैं जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका, डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो बाहर जितनी भी फील्ड रहेगी अंदर उतनी बनेगी क्या, अंदर थोड़ी कम बनेगी। इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं बोल, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक्सप्लेन द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक के होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। और इधर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देने वाला हूं जो आगे डेरिवेशन में आपको काम आएगा। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक या इन डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, इसी चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, समझिए बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी वैल्यू ई नॉट है। इसकी वैल्यू क्या है बोल, आपकी टेक्स्ट बुक में ना उसने बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिया है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट लिया है। मैं जानबूझ के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट ले रहा हूँ, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लूंगा। क्यों कर रहे हो सर ऐसा, आगे डेरिवेशन में उसने भी ऐसे किया, पता नहीं कैसे फूक के पे बनाते लोग। पिछले पेज पे कुछ और नोटेशन, अगले पेज पे कुछ और नोटेशन, तो जबरदस्ती का कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वी विल नॉट गेट कंफ्यूज। इस पे कोई मार्क्स नहीं काटेगा, आप अंदर ई नॉट लो या बाहर ई नॉट लो, बस लिखते वक्त बराबर बता दो। तो बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाम क्या बेटा उसका बोल, नाम क्या उसका बोल, ई नॉट। ये मैंने रख दिया यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक, ये मैंने यहाँ पर क्या रख दिया बेटा बोल, डाइलेक्ट्रिक। तो अंदर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी बोल, आएगी ना भाई। अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट। अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कौन सी बेटा, ई नॉट। पर आप सबको पता है ये डाइलेक्ट्रिक है, तो अंदर इसके चार्जेस क्या होने वाले बेटा, डिस्प्लेस होने वाले। और चार्जर डिस्प्लेस होंगे तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, और नेगेटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब जो इधर डायपोल मोमेंट बनेगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बनेगा, पर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कौन से डायरेक्शन में बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव। कैसी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम देता हूं ई डैश। क्या नाम देता बोल, ई डैश। तो सब लोग ध्यान से देखना, यहां पर ई नॉट कौन है बोल, ई नॉट कौन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट कौन है बोल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई डैश कौन है बोल, ई डैश कौन है बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इट्स पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन होने की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, ई डैश। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा डाइलेक्ट्रिक के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे, सब लोग ध्यान से देखना। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है उधर, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी उधर, ई नॉट।
पहली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी उधर, ई नॉट, जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बोल, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बोल, ये जो इधर प्रोड्यूस हुई है ई डैश, जो पोलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। दोनों का डायरेक्शन नोटिस कर रहे हो कैसा है, अपोजिट है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कैसी रहेगी बोल, वो कैसी रहेगी बोल, कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे भाई, पहले तो मुझे ये बता ई नॉट और ई डैश में ज्यादा कौन रहेगा, ई नॉट। अगर कोई बच्चा ई डैश बोलता है तो लानत है उसकी जिंदगी में, और इस बात पे कि उसने साइंस लिया है। अंदर पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है अंदर अंदर, वो बहुत टाइनी बनने वाली, शुरुआत ही इसी टॉपिक से किया था, बहुत कम बनने वाली, क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा फ्री, हाँ ये मेटल होता, अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह पर मेटल होता तब ये दोनों फील्ड कैसी रहती, इक्वल। वो मेटल है, उसको हुल में नहीं ले सकती इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले तू जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लेके आएगा, मैं अंदर से उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, समझ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी रहती है, 0। पर ये मेटल है क्या, ये डाइलेक्ट्रिक है, एंड डाइलेक्ट्रिक्स आर, पहली लाइन में ही पढ़े, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, कम बनेगी। तो ई नॉट और ई डैश में ज्यादा कौन रहने वाला है, ई नॉट, ज्यादा कौन रहने वाला है बेटा, ई नॉट। तो ये ज्यादा ये कम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट कैसे निकालोगे, माइनस करके, ई डैश में से ई नॉट को माइनस करोगे, ई नॉट में से ई डैश, ई नॉट में से ई डैश। तो डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ये ब्लैक वाली या ब्लू वाली, ब्लू वाली, क्योंकि जो बड़ा रहता है वेक्टर उसकी डायरेक्शन मिलती है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बनेगी, कुछ अलग नहीं बनेगी। किसके डायरेक्शन में बनेगी बोल, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बनेगी। पर उसका वैल्यू क्या रहेगा, देख उसको मैं लिख देता हूं ई, क्या लिख देता बोल, ई। क्या वैल्यू रहेगा उसका बोल, ई नॉट माइनस ई डैश, ठीक है। तो यहां पर ई कौन है रे, यहां पर ई कौन है बोल, ई कौन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, जिसकी वैल्यू क्या है बोल, E इज इक्वल्स टू बोलना ई नॉट माइनस ई डैश, ई नॉट माइनस ई डैश। सबको अच्छे समझा। तो आपने तो बाहर से ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, पर अंदर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, अंदर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ई, ई नॉट माइनस ई डैश। तो मुझे बताना फिर ई नॉट और ई नॉट माइनस ई डैश, इन दोनों में ज्यादा कौन रहेगा, कम कौन रहेगा, ऑब्वियसली ई नॉट ज्यादा रहेगा। यानी अंदर इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, क्या बेटा, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी क्या हो गई है, कम, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, ज्यादा। ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन ऑफ, ये फिनोमेना कहलाता है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो बाहर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एग्जैक्टली सेम उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है क्या, नहीं, अंदर थोड़ी सी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको एकदम अच्छे से समझा, सबको एकदम अच्छे से समझा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ, याद करो। मैंने आपको बेसिक्स, जिस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का बेसिक पढ़ा था उस दिन मैंने आपको एक टर्म दिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से दिखाते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर होता है, भाई डाइलेक्ट्रिक की बात चली ना, तो ये कांस्टेंट असल में इसके लिए निकाला जाता है, ये कांस्टेंट असल में इसके लिए निकाला जाता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है मालूम, आपने जितनी फील्ड बाहर से अप्लाई किए थे ना उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय अंदर डाइलेक्ट्रिक में जो नेट फील्ड बनी है उसकी वैल्यू, ई नॉट बाई। ये फॉर्मूला होता है किसका बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे डिफाइन करोगे इसको बोल, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन टू द डाइलेक्ट्रिक टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं बोल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यू कैन आल्सो राइट इट डाउन लाइक दिस, के इज इक्वल्स टू ई नॉट, ऐसे रहने दे, ई की जगह पर आप और क्या लिख सकते बोल, ई नॉट माइनस ई डैश, ये के। अच्छा मेरे को एक बात बताना, ऊपर ई नॉट है नीचे ई है, दोनों में बड़ा कौन रहेगा, ई नॉट। तो ऊपर एक बड़ा नंबर है नीचे एक छोटा नंबर, तो आंसर कैसे आएगा, 1 पॉइंट, 0 पॉइंट में नहीं आएगा। 0 पॉइंट में आएगा क्या, 0 पॉइंट में आंसर कब आता है, जब ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर, पर इधर ऊपर एक बड़ा नंबर है नीचे एक छोटा नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बोल, ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा। हमेशा कैसे आएगा बोल, अगर आपका किसी केस में डाइलेक्ट्रिक 0.8 आ रहा है, कुछ तो बहुत बड़ी गलती हो गई है आपसे। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती है बोल, हमेशा ग्रेटर देन 1। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ,
मेटल के लिए इसका वैल्यू कितना रहेगा? ना 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 ना, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने का रहेगा। किसकी बात किया मैंने? हाँ वेरी गुड, तेज बोल। इन्फिनिटी, वेरी गुड भैया मेरे। समझिए डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, मेटल है। क्या है बोल? क्या है बोल? मेटल है। तो मेटल अपने अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर बनाता है। तो मेटल के केस में ये ई नॉट और ई डैश क्या हो जाएगा? सेम। तो जब दो सेम चीजों को माइनस करोगे आंसर कितना आएगा? जीरो। एनीथिंग अपॉन जीरो इंफिनिटी। तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बोल? इंफिनिटी होता है। एक एक कोने कापचे का संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे हम लोग। काय को इंफिनिटी होता है समझा ना रे? फिर से देख, मेटल के केस में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो वीक बनती है क्या? कितनी बनती है बोल? बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल बनती है। यानी अगर बाहर से ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और अंदर ई डैश बनती है तो ये दोनों कैसी रहेगी बेटा? सेम रहेगी। तो जब आप ई नॉट माइनस ई डैश करोगे दोनों सेम है, माइनस होकर आंसर जीरो आएगा। एनीथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। और कुछ मटेरियल्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको वहां पर दिया हो, वो येलो वाले टेबल में। एयर, हवा, हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा कितना होता है? 1। ये भी याद रखना। कहां लिखू रे? यहां लिखता हूं। हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहता है बोल? 1। ठीक है। हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। एबोनाइट एक मटेरियल का नाम है, ये एबोनाइट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.8 से 14.7 के बीच में रहता है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी 2.7, आई एम सॉरी। एबोनाइट के बाद क्या है? ग्लास। ग्लास का 3.8 से 14.75 के बीच में। माइका 4 से 9, पेपर 1.5 to 3, पैराफिन ऑयल 2 to 3, पोर्सलेन 5 to 6.5, क्वार्ट्ज 5 to 5, रबर 2 to 4, वुड ड्राई, ड्राई वुड होना चाहिए, ड्राई। गिल्ली करके लकड़ी मत लेना क्योंकि गीली लकड़ी इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगी। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो ड्राई वुड, ड्राई वुड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1.4 से 2.9। एंड लास्ट वन मेटल, कितना होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इंफिनिटी। वहां से देख के बताई थी क्या? नहीं 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 नहीं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके बताए। आई ट्रस्ट यू खदीजा। समझा रहे अच्छे से सबको? सबको अच्छे से समझा? ठीक है ना? अब देख नेक्स्ट टॉपिक क्या चालू किया उसने? कैपेसिटर। तो अभी तक आपको कैपेसिटर के लिए रेडी कर रहा था, अब हम लोग कैपेसिटर पढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है। अच्छा बीच में ग्रीन कलर का बॉक्स है देख, उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बोल? इधर सुन इधर सुन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? देख जब हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होने लगता है? डिस्प्लेस होने लगता है। कैसे डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव और ज्यादा डिस्प्लेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर दिया और डिस्प्लेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग कर दिया कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते होते एटम को छोड़ दिया, एटम को छोड़ के बाहर आ गया। तब ये एटम एटम रह जाएगा क्या? आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोल? यानी डाइलेक्ट्रिक के जो एटम थे वो आयोनाइज हो चुके हैं। क्या हो चुके बोल? तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाकर ऐसा होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते बोल? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक की औकात, लिमिट कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने अप्लाई कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक रह ही नहीं जाएगा, वो मेटल जरा बिहेव करने लगेगा क्योंकि आयन्स बन गए ना उधर, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। समझा? तो देख क्या दिया उधर, if we apply a large enough electric field we can ionize the atom and create a condition for electric charge to flow like a conductor। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर दे तो एटम आयोनाइज हो जाएगा और ये डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक नहीं कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना? द फील्ड रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और यही फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक को तोड़ देती है, अलग कर देती है उसके आयंस को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। किसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? समझा? ये पूरा लिखो फिर कैपेसिटर चालू करते हैं। कैपेसिटर पहले सुना हुआ लग रहा है? पहले सुना हुआ लग रहा है? कहीं यूज किए हो? पंखा नहीं तो पंखा होता है, पंखा। सही बोली उसने, तरीका थोड़ा कैजुअल था पर बात सही बोली उसने। ये जो पंखे के अंदर हम लोग वो राउंड वाला लगाते हैं ना, गोल वाला, इसमें ग्रीन कलर के नहीं नहीं महंगा वाला पागल। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटर।
क्या काम होता है कैपेसिटर का? पहले बस रे ए गंदोड़ी जाग गई तू, जहाँ थोड़ी फालतू बकबक हुई बस मुस्कान आपा का मुंह खुलेगा फौरन, वरना मुस्कान आपा के मुंह के साथ साथ आंख दोनों बंद रहती। तो कैपेसिटर किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से समझो। देखो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, ऐसा क्या है, ठीक है ना। जब हम लोग किसी रेजिस्टेंस से करंट को पास कराते हैं, इससे करंट जाता है, तो करंट आ रहा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही। कौन सी एनर्जी आ रही बेटा बोल? इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही। तो जब आप किसी रेजिस्टर को या रेजिस्टेंस को, जो बोल लो, जब आप किसी रेजिस्टर को इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो तो रेजिस्टर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपिएट कर देता है, हिला देता है, फेंक देता है, लॉस कर देता है। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा? हीट के फॉर्म में। इसको कहते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला भी था आपको 10th में, H = I² × RT। किसी भी रेजिस्टेंस से आप करंट पास कर रहे हो तो वहां कितनी हीट जनरेट होगी, उसका ये फॉर्मूला होता है। करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है। समझ आ रहा अच्छे से? तो क्या ये रेजिस्टर हमारे जरिए दी गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमको जमा करके दे रहे हैं, लॉस कर दे रहे हैं? लॉस कर दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो हमको एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस चाहिए था कि अगर उसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूं तो उसको डिसिपिएट ना करे, उसको लॉस ना करे, उसको हीट या और किसी फॉर्म में सराउंडिंग में ना दे दे, बल्कि अपने अंदर स्टोर करके रखे। क्या करके रखे बोल? स्टोर करके रखे। इस चीज को फुलफिल किया गया एक डिवाइस के जरिए जिसका नाम क्या बेटा? कैपेसिटर। क्या नाम है बोल? कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करते हैं बोलिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको एक रेजिस्टर से कंपेयर करोगे तो रेजिस्टर को आप एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी स्टोर नहीं करता है, एनर्जी डिसिपिएट कर देता है, लॉस कर देता है, हीट के फॉर्म में सराउंडिंग को देता है। जबकि अगर आप एक कैपेसिटर को एनर्जी दोगे तो वो क्या करता है बेटा? एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कैसे स्टोर करके रखता है? चार्ज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बोल? आप उसको जितना करंट दोगे ना वो अपने ऊपर उतना चार्ज इंड्यूस करने लगता है, अपने ऊपर उतना चार्ज लेकर चार्ज एक्यूमुलेट करने लगता है। अब बाद में जब आपको उससे करंट चाहिए रहेगा तो इसी चार्ज को करंट बना के आपको दे देगा। मतलब वो आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, चार्ज बना के स्टोर करता है, जब आपको जरूरत हो तब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है, चार्ज की मदद से दे देता है। तो जब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, वो अपने ऊपर चार्ज बना के उसको स्टोर कर रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्या कहलाता है बोल? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। और जब आपको उससे एनर्जी चाहिए रहेगी, वो अपने ऊपर का चार्ज यूज करके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, तो इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्या कहते हैं बोल? डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये सारे वर्ड आप आगे भी सुनोगे। तो कैपेसिटर का मेन काम क्या समझा? अभी बना हुआ कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो कैपेसिटर में यूजुअली दो मेटल के सरफेस होते हैं। किसके सरफेस? मेटल के। कितने? दो। अब वो कौन से शेप का होगा तो डिपेंड करता है कैपेसिटर आपके कौन से शेप का है। अगर दो शीट के फॉर्म में मेटल का सरफेस है, शीट समझते हैं बेटा? प्लेट्स, दो प्लेट्स के फॉर्म में मेटल का सरफेस है। लाइक ये एक मेटल का सरफेस है ऐसा, ठीक है ना, और उसके सामने दूसरा मेटल का सरफेस ऐसा। अब इतना बड़ा कैपेसिटर बनाएंगे नहीं हम लोग। कैपेसिटर इतने बड़े से लेकर इतने बड़े तक होता है, इतना बड़ा कैपेसिटर कोई नहीं बनाता है, ठीक है। तो अगर दो मेटल के प्लेट आमने सामने से रखे हुए और इनसे मैं कैपेसिटर बना रहा हूँ, तो ऐसे कैपेसिटर को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते बोल? पैरेलल प्लेट, क्योंकि एक प्लेट ऐसी नहीं रखी रहेगी, प्लेट ऐसी नहीं रखेगी, प्लेट एक दूसरे को पैरेलल रखी रहेगी। तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग क्या कहते हैं बोल? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमको यहाँ से पूरे चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है, लेकिन क्या खाली यही कैपेसिटर पाया जाता है? नहीं। अगर दोनों मेटल स्फीयर के फॉर्म में, पहला एक स्फेरिकल फॉर्म में मेटल का सरफेस है, उसके अंदर दूसरा सरफेस भी स्फीयर के फॉर्म में, तो इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? स्फेरिकल कैपेसिटर। ये सब आपको मदरबोर्ड के ऊपर मिल जाएगा, टीवी का हो, लैपटॉप का हो, मोबाइल का हो, तो उस पर आपको चपटे चपटे गोल ऐसे कैपेसिटर लगे हुए दिखते हैं, उसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। फैन में जो कैपेसिटर लगा रहता है इसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बोल? क्योंकि उसको देखना वो सिलेंडर के फॉर्म में, एक आउटर सिलेंडर होता है अंदर, जब आप उसको देखोगे एक आउटर मेटालिक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक इनर मेटालिक सिलेंडर होता है, तो इसको हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप के कैपेसिटर्स आते हैं, बट द कैपेसिटर व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। तो अगर ये एक प्लेट है, ऐसा ये एक प्लेट है, इसके सामने दूसरी पैरेलल प्लेट आने वाली है, तो जब आप इस प्लेट को सामने से देखोगे, ऐसा दो प्लेट रखे हुए आप इसको सामने से देखोगे तो आपको प्लेट कैसी दिखाई देगी? एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगी,
कैसी दिखाई देगी बोल, स्ट्रेट लाइन। तो वैसे तो कैपेसिटर के अंदर हम लोग दो मेटालिक सरफेस लेते हैं, स्पेशली स्पीकिंग अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा दो प्लेट्स होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती है और थोड़े से डिस्टेंस पर रखी हुई होती है। ऐसा दो प्लेट्स होती है जो थोड़े से डिस्टेंस पर रखी हुई होती है, पर जब आप इसको सामने से देखोगे, इसका 2 डायमेंशनल व्यू देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। दो प्लेट्स रहेगी, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत क्या रहेगा बेटा, डिस्टेंस। अब दोनों के बीच में क्या चीज है बता, या तो एयर, खाली जगह, और एयर क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, इंसुलेटर। एयर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल में हमने एयर भी पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल में हमने एयर भी दिखा था। तो इधर ध्यान से देख, या तो दोनों प्लेट के बीच में एयर रहेगा या फिर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक रहेगा, जैसे ग्लास, वैक्स, एबोनाइट, समझ में आ रहा है, कुछ वुड, स्टोन, कुछ भी हो सकता है, रबर, कुछ भी हो सकता है। यानी एक इंसुलेटर होना चाहिए बीच में। क्या होना चाहिए बोल, इंसुलेटर। जो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप डाइलेक्ट्रिक को रखो, किसको रखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक को रखो, ठीक है ना। होता क्या है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एक प्लेट के ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे प्लस क्यू चार्जेस के ऊपर, और दूसरी प्लेट के ऊपर सेम नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी प्लेट के ऊपर क्या होता है बेटा, सेम नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही अच्छे से, ठीक है ना। तो ऐसा जो एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस बनकर के तैयार होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बोल, कैपेसिटर कहते हैं। इफ आई टेल यू टू डिफाइन कैपेसिटर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। अब इसकी डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is, बोलो, which is used to store electrical energy, which is used to store electrical energy। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर जमा करने के लिए यूज होता है। अब कैसे करता है, कैसे करता है देख, बाय accumulating charges on टू मेटल सरफेसेस, दो मेटल सरफेस के ऊपर चार्ज को एक्यूमुलेट करके, बाय एक्यूमुलेटिंग चार्जेस ऑन टू मेटल सरफेसेस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेशन बिटवीन देम। एकदम परफेक्ट डेफिनेशन मिल गई कैपेसिटर की। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है, अपने दो मेटल सरफेस के ऊपर चार्ज को जमा करके, और ये दोनों मेटल सरफेस रहेंगे ऐसे चिपके हुए नहीं रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे, और बीच में क्या रहेगा उनके, एक इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। आप सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम भी लिख सकते हो। सबको एकदम अच्छी समझा। तो ये आपको किसकी डेफिनेशन मिल गई बोल, कैपेसिटर की डेफिनेशन मिल गई। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था, दो सरफेस क्यों लेते हैं, एक सरफेस भी तो रख सकते हैं, दो सरफेस क्यों लेते हैं, वो अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। कैपेसिटर किसको बोलते हैं, एकदम अच्छे से सबको समझ में आया बेटा, बोलो। अब एक कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे नापा जाता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी या फिर चार्ज को अपने ऊपर स्टोर करना। तो उसकी कैपेसिटी मतलब वो कितनी ज्यादा एनर्जी या कितनी कम एनर्जी अपने ऊपर स्टोर कर पा रहा है। तो इधर ध्यान से देखो, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की हम लोग क्या नाप रहे बेटा, कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ व्हाट, कैपेसिटी ऑफ व्हाट, कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी और चार्ज, जो भी बोल लो, एनर्जी और चार्ज। एक कैपेसिटर अपने पर कितनी एनर्जी या कितने चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो इस चीज को नापने के लिए हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो कहलाता है कैपेसिटेंस। वो क्या कहलाता है बोल, कैपेसिटेंस। इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं बोल, जैसे कि एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस नापते हम लोग आर से दिखाते हैं ना, वैसे एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नापते हम लोग, जिसको किससे दिखाते बोल, सी से दिखाते। किससे दिखाते बेटा बोल, सी से दिखाते। वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट व्हिच आई हैव रिटन ओवर हियर इज कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस। क्या, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है समझा, उसकी चार्ज या फिर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। यानी कैपेसिटर जितना ज्यादा, सॉरी, कैपेसिटेंस जितना ज्यादा रहेगा मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, कैपेसिटेंस जितना कम रहेगा वो उतनी कम एनर्जी स्टोर कर सकता है।
समझ में आ रहा अच्छे से? तो समझो आपको क्वेश्चन आ गया डिफाइन कैपेसिटेंस, आपको क्वेश्चन आ गया डिफाइन कैपेसिटेंस, तो आप क्या लिखोगे? कैपेसिटी टू स्टोर कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, है ना? मार्क्स नहीं मिलेगा, टीचर खुश हो जाएगा, लो मस्त लिखा रे लेकिन मार्क्स नहीं मिले। आप ऐसा लिख दिया अगर कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, पर टीचर को जो है एक नंबर दिख रहा। तो डेफिनेशन कैसा लिखेंगे? तो उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कैपेसिटेंस नापा कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस C, इसका फॉर्मूला होता है ये दोनों प्लेट के ऊपर जो चार्ज है ना Q, चार्ज डिवाइडेड बाय इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पे नेगेटिव पोटेंशियल है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको V से दिखा रहा हूं, किससे दिखा रहा हूं? बोल V से। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ मेटल सरफेस, दोनों मेटल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ये क्या बेटा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो आप कैपेसिटेंस का डेफिनेशन भी इसी फॉर्मूले से लेंगे। तो क्या डेफिनेशन आएगी देख, इसकी भी डेफिनेशन आपको पता नहीं क्यों टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, तो मैं आपको लिखा के दे देता हूं। कैपेसिटेंस की क्या डेफिनेशन आएगी देख, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। कैपेसिटेंस C ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, रेशियो है ना ये, क्या बेटा? ये रेशियो है, किसका किसका रेशियो है? ऊपर कौन है इसमें? चार्ज, और नीचे कौन है? नीचे कौन है? बोल पोटेंशियल। अच्छा, चार्ज को मैंने सिर्फ क्यों लिखा, प्लस या माइनस लिखा क्या? नहीं, यानी चार्ज की सिर्फ वैल्यू चाहिए, दोनों में तो सेम ही होती है ना, दोनों में से किसी एक से भी वैल्यू उठा लो। साइन लेने की जरूरत है क्या? प्लस या माइनस लेने की जरूरत है क्या? नहीं। तो क्या लिख रहा था मैं? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड। क्यों लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड? समझा? ताकि आप प्लस माइनस को छोड़ दो। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज? दोनों में से कोई भी प्लेट से उठा सकते हैं ना। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर ऑफ दी मेटल सरफेस, दोनों में से कोई भी एक मेटल सरफेस का चार्ज उठा लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, प्लस या माइनस नहीं, और उसका रेशियो निकालेंगे किसके साथ? टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ मेटल सरफेसेस। तो ये डेफिनेशन हो गया बेटा किसका? कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू Q बाई V। अभी जरा बात करते हैं SI यूनिट की। बोल जरा क्या आएगी SI यूनिट? ऊपर कौन है बेटा? चार्ज, चार्ज को किस में नापोगे? कूलम में। नीचे कौन है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में नापते हैं? वोल्ट में। तो कैपेसिटर की SI यूनिट क्या है? बोल, कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या है? कूलम पर वोल्ट। इसी कूलम पर वोल्ट को नाम दिया गया है फराड। क्या नाम दिया गया? बोल, फराड। तो कैपेसिटेंस को फराड में नापा जाता है। कैपेसिटेंस को किस में नापा जाता है बेटा? फराड में। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? फराड। लेकिन फराड ये बहुत बड़ी यूनिट है। कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटी जब बहुत ज्यादा रहेगी ना, तभी उसको फराड में नापा जाता है। अदरवाइज इसको माइक्रो फराड, नैनो फराड, पीको फराड इसमें नापा जाता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो आप जब ये कैपेसिटर खरीद के लाते हो ना, तो ये अलग अलग प्राइस का मिलता है, अलग अलग प्राइस का मिलता है। कोई कोई इतना पतला होता है, लिटरली इतना पतला होता है, कोई कोई इतना मोटा होता है। ये फैन का कैपेसिटर, कभी उसको पढ़ना, उसके ऊपर ऐसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है। क्या लिखा है? 250 माइक्रोफराड। वो मेरे को भी पता, लिखा क्या है? कैपेसिटेंस। वो जो कैपेसिटर आप खरीद रहे हो ना, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है। ये आपको बता रहा है इस कैपेसिटर की कितनी चार्ज या एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है। ये पर यूनिट वोल्ट पे 250 माइक्रो कूलम का चार्ज स्टोर करेगा। भाई ये माइक्रो फराड का मतलब क्या है? माइक्रो कूलम पर वोल्ट ना रे, माइक्रो कूलम पर वोल्ट। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे वो 250 माइक्रो कूलम का चार्ज अपने अंदर क्या करेगा? स्टोर करेगा। ये इसका मतलब है। समझे? ये उसकी कैपेसिटी नाप रही।
ठीक है ना। तो जो महंगे सस्ते रहते हैं ना उसमें यही फर्क रहता है। आप 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ले रहे हो, 125 का ले रहे हो, 150, 200, 250, 300, 350। अब इतने बड़े फैन पे आप 350 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दोगे तो ये हेलीकॉप्टर नहीं बन जाएगा सन 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 सन। उसकी लिमिट है, उसके मोटर की लिमिट है। लेकिन अगर इसकी लिमिट है 250 माइक्रोफैराड की और आप 50 रुपए में 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लाके इस पे लगा रहे हो तो वो रो रो के चलेगा एकदम, क्योंकि आपने कैपेसिटर ही वैसे लगा दिया, वो एनर्जी वैसी दे रहा है आपको। समझ में आ रहा है। तो इफ यू वांट कि ये फैन अपनी फुल एनर्जी को यूटिलाइज करे तो उसका जो लिमिट है कैपेसिटेंस का वो आप उसको सप्लाई करो, वो आप उसको दो। अगर 250 की उसकी लिमिट है तो 250 कैपेसिटर 250 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस उसको दो तो फैन फास्ट चलता है। देखो जब कैपेसिटर पुराना हो जाता है हम लोग उसको चेंज करते हैं तो फैन की स्पीड अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, क्योंकि आप उसको जो एनर्जी दे रहे हो थोड़ी ज्यादा दे रहे हो अच्छा कैपेसिटर यूज करके। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है। खैर, तो ऐसा यूनिट क्या है बेटा इसकी बोल, ऐसा यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट, जिसको और क्या कहा जाता है बेटा, फराड। और क्या कहा जाता है बोल, फराड। किससे दिखाते हैं उसको, एफ से। कॉमन यूनिट लेकिन ये नहीं है, कॉमन यूनिट माइक्रोफराड, पिकोफराड, नैनोफराड, ये सब है। समझ रहे। अब जब डेफिनेशन देख लिया है, फॉर्मूला देख लिया है, यूनिट देख लिया है, तो डायमेंशन को भी देख ही लेते हैं। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए आपको साइड में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, देख कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बोल, Q बाय V। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बोल, Q बाय V। क्या ये Q फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और एक कौन सा रह गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडल है बाबू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये 7 है ना, इन सातों में कहीं पे भी चार्ज आता है क्या, नहीं। तो चार्ज को चेंज करके उसकी जगह पर कोई तो ऐसा यूनिट लाना, कोई तो ऐसा टर्म लाना पड़ेगा जो इन सातों में आता हो, फंडामेंटल्स में आता हो। नीचे क्या देख, नीचे क्या है, वोल्ट। क्या ये आता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है क्या, फंडामेंटल में नहीं। तो इन दोनों को ही अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्यू को कैसे चेंज करूंगा, सब लोग ध्यान से देख बेटा। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोल, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को क्या लिख सकता हूं मैं, आई इंटू टी। दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी, आई करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और टी टाइम, दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, पोटेंशियल बराबर होता है क्यू बाय चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है बोल, क्यू बाय चार्ज। अब जरा ध्यान से देख, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज की जगह, अब भी मैंने देखा चार्ज की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आई टी। चार्ज की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ये आई फंडामेंटल क्वांटिटी, टी फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी। बचा कौन, फोर्स। बचा कौन, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट निकाल लेंगे ना अपन, या फोर्स की जगह ऐसा रख दो, मास इंटू एक्सेलरेशन, चलेगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन बाय आई टी। अब जरा ध्यान से देख, इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं, C इक्वल्स टू Q बाय V। Q की जगह पर क्या आ जाएगा रे, आई टी। V की जगह पर क्या आ देख, एम ए डिस्प्लेसमेंट बाय आई टी। ऊपर लेके जाए इसको, आई टी बाय एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो इधर ध्यान से देख क्या बना, ये आई स्क्वायर टी स्क्वायर एम ए इंटू एस। सबका यूनिट रख फटाफट, जल्दी सबका यूनिट रखेंगे, आई स्क्वायर टी स्क्वायर एम ए इंटू एस। आई बोले तो एम्पियर, करंट, करंट को किसमें नापते, एम्पियर में। तो आई की जगह आएगा एम्पियर स्क्वायर, टाइम सेकेंड स्क्वायर, मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये नीचे का सेकेंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ना, और ये केजी मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो फाइनली बना क्या देख, फाइनली बना क्या देख, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड रेज टू 4 डिवाइडेड बाय केजी मीटर स्क्वायर। तो अब लिखते हैं इसका डायमेंशन। पहले तो एम एल और टी लिख दो। एम केजी है क्या इसमें, केजी है इसमें, है ना, कितना पावर है 1, अपॉन के नीचे है -1। एल मीटर है क्या, है ना, कितना पावर है 2, अपॉन के नीचे है -2। टी सेकेंड है, कितना पावर है 4, अपॉन के ऊपर। अब बच गया एम्पियर। तो एम्पियर को आप ए से भी दिखा सकते हो, आई से भी दिखा सकते हो, दोनों चलता है, ए रेज टू 2। So this is the dimension of capacitance, m-1, l-2, t raised to 4, a raised to 2। समझा रहे सबको अच्छे से। तो ये हमने निकाल लिया कैपेसिटेंस का डायमेंशन। ये जो साइड में हमने किया ये पूरा रफ वर्क है।
ये पूरा क्या है बोल, रफ सर्किट। समझा सबको अच्छे से? तो कैपेसिटर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला, डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन सब हमने देख लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट, ये दो प्लेट क्यों यूज करते हैं? व्हाई नॉट ओनली वन प्लेट? एक सिंगल प्लेट क्यों नहीं यूज करते, दो प्लेट क्यों यूज करते हैं? तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या कहलाता है बोल? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपको यही एक्सप्लेन करता है कि व्हाई डू वी यूज टू प्लेट्स, हम लोग दो प्लेट्स का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्लेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो पहले मेरा इसको समझाने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या चीज अपने लिए ज्यादा अच्छी रहेगी? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होना या कम होना? ज्यादा होना। जितना ज्यादा अच्छा कैपेसिटेंस रहेगा मतलब कैपेसिटर उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना? तो व्हाई डू वी यूज टू प्लेट्स? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, हम लोग दो प्लेट को इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो पहले एक प्लेट कर लेते हैं। समझ में पास, एक प्लेट थी, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था बोल? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज के से कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना होगा। तो समझ, इस पॉजिटिव चार्ज के से पोटेंशियल बना है V, तो इस पे प्लस Q चार्ज है और जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ है V। कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ है? V। तो कैपेसिटेंस कितना रहेगा इसका बोल, जल्दी बोल, कैपेसिटेंस कितना रहेगा बेटा इसका? C इज इक्वल टू Q बाय V। इसको मैं बोल देता हूँ C1, सिंगल प्लेट से कैपेसिटेंस। क्या बेटा? सिंगल प्लेट से कैपेसिटेंस। अब क्या होगा अगर मैं दूसरी प्लेट को भी ले आऊं? तो समझिए पहली प्लेट थी, इसकी विसिनिटी में मैंने दूसरी प्लेट रखा, और ये भी मेटल है। मेटल के पास क्या होता है बेटा? फ्री चार्ज। तो इस मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो सब इस प्लेट के पॉजिटिव से क्या होंगे? अट्रैक्ट होकर के ये साइड पर आएंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के ये साइड पर आ जाएंगे, है ना? और जिस वजह से अपोजिट साइड पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा बोल? पॉजिटिव चार्ज जनरेट। कौन सा चार्ज जनरेट होगा बोल? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा समझो इसको, ऐसा समझो, ये पहली प्लेट है, ठीक है ना? ये पहली प्लेट है, समझ, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इस पे पूरा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसके सामने जैसे ही मैंने मेटल लाया, ये पॉजिटिव इस पूरे मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके यहाँ साइड ले आएगा। तो जब सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। समझ, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जरा ध्यान से देख, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल कौन सा बनाता है? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल कौन सा बनाता है? पॉजिटिव। तो जब इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल देखोगे तो ये नेगेटिव इसका पोटेंशियल कम कर देगा, माइनस में है ना वो, पर ये पॉजिटिव क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? उतना नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम? ये जो दूसरी वाली प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट, ये जो दूसरी वाली प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, ये जो सेकेंड वाली प्लेट है जिसके ऊपर बाहर पॉजिटिव था, इसकी हम लोग अर्थिंग कर देंगे। इसकी हम लोग क्या कर देंगे बोल? अर्थिंग का फायदा क्या होता है रे? अर्थ को जीरो पोटेंशियल पॉइंट माना जाता है। अर्थ को क्या माना जाता है बोल? यानी बाकी सबका पोटेंशियल अर्थ से ज्यादा है। तो जैसे ही आपने इस पॉजिटिव साइड को अर्थ से कनेक्ट किया, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, यहाँ पर इतना सारा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, चार्जेस मूव करेंगे कहाँ से कहाँ? हाई से लो। तो जितना भी चार्ज आपको दिख रहा है ये नीचे चला जाएगा अर्थ में। तो अब ये कैसा दिखने लगेगा? देख जरा, ये साइड पर पॉजिटिव चार्ज थे,